राजगढ़ वासियों नमस्कार। मेरा नाम कृष्णपाल राठौर है और आप म्हारो राजगढ़ का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। हमारे साथ राजगढ़ जिले के पुलिस अधीक्षक आदित्य मिश्रा जी हैं और उनसे कई सारे सवाल होंगे। सवाल इस बात पर कि वो जिले की जो पुलिस व्यवस्था है, जो पुलिस डिपार्टमेंट है, उसको संभालना कितना मुश्किल होता है। सवाल इस बात पर कि आदित्य मिश्रा सर ने जो कारनामे जिले के अंदर किए हैं, कई सारे क्राइम के केसेस ऐसे होते हैं जो जिले वासियों तक पहुंच नहीं पाते हैं, लेकिन पुलिस की बेहद ज़्यादा मेहनत उसके पीछे होती है। उस मेहनत के कई सारे राज हम जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। नहीं, थैंक यू सो मच। और आपके माध्यम से आपके सभी दर्शकों को भी मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि राजगढ़ की जनता जितना ज़्यादा पुलिस प्रशासन का सहयोग करती है, आप लोग सब पत्रकार बंधु जो हम लोग का सहयोग करते हैं, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। सर पहला सवाल तो मैं आपके सामने कंफर्टेबल हो जाता हूँ थोड़ा सा, क्योंकि पुलिस वालों के सामने जनरली कंफर्टेबल होने में डर सा लगता है। पहला सवाल आपसे आदित्य सर यही है कि एसपी की कुर्सी कितनी कठिन होती है। मतलब पूरे पूरे जिले का डिपार्टमेंट संभालना, पुलिस डिपार्टमेंट संभालना, और कितना ज़्यादा टफ नहीं हो जाता होगा आपके लिए? फैमिली को टाइम दे पाते हैं कि नहीं दे पाते? दे पाते हैं तो कितना ज़्यादा दे पाते होंगे, कितना कम दे पाते होंगे? और मिस करते हैं फैमिली को, और कहते हैं कि पुलिस वालों की ज़िंदगी भी कोई ज़िंदगी है यार, 24 घंटे लगे रहना। और इस तरह की लाइफ से तो बढ़िया किसान अच्छा है इससे तो। मतलब जनरली हम जनता के मन में भी ये सवाल उठता है, तो कितना ज़्यादा टफेस्ट कुर्सी जो है एसपी की कुर्सी होती है वो? देखिए, मुझे लगता है कि हर काम यदि आप पूरी ईमानदारी से, शिद्दत से और उसको चाह के करते हैं, तो वो काम आसान लगने लगता है। मैं पुलिसिंग मेरा पैशन है। मेरे दादाजी आरक्षक से भर्ती हुए थे और इंस्पेक्टर और डीएसपी बन के रिटायर हुए। जीवन भर हमने तो उनका कार्यशैली नहीं देख पाए क्योंकि हम तो तब बहुत छोटे थे। पर जो लोग बताते हैं कि ईमानदारी से मेहनत करने अगर व्यक्ति करे, तो उसको रात में नींद बड़ी सुकून की आती है। तो मुझे लगता है मेरा पर्सनल राज तो यही है कि कोशिश करता हूँ और हर दिन सुबह भगवान से भी ये प्रार्थना रहती है कि जब इस शक्ति मतलब जो कुर्सी आप बता रहे हैं उसको पावर दी है, तो उसका मिसयूज़ गलती से भी मुझसे भी ना हो। रोज़ सुबह मेरा एक संकल्प ये रहता है कि कभी भी कोई पेपर साइन करूँ तो कि कुछ ऐसा नहीं हो जाए कि अनजाने में ही सही, किसी व्यक्ति के साथ गलत हो जाए, किसी के साथ अन्याय हो जाए। कभी-कभी गलतियाँ हमसे भी होती होंगी और अन्य पुलिस वालों से भी होती हैं, जैसे किसी भी सामान्य व्यक्ति के साथ होती हैं। और कोशिश रहती है कि उसको सुधार कर सकें। यदि समय रहते आपके माध्यम से, प्रेस के माध्यम से, लोगों के माध्यम से पता चलता है कि कुछ हम में कमियाँ रह गई हैं या कुछ हम चीज़ बेहतर कर सकते हैं, तो उसको करने का प्रयास करते हैं। बट ज़िम्मेदारी ये ज़्यादा बड़ी है। मैं समझता हूँ कि पावर से ज़्यादा एसोसिएट करते हैं लोग कि एसपी होना या पुलिस अधिकारी होना, उसको पावर से ज़्यादा अगर आप ज़िम्मेदारी के रूप में देखेंगे, तो एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ी है कि आपको गलत और सही के बीच का जो फ़ैसला है, वो शायद आपका एक सिग्नेचर कर देता है। और यदि उसको आप पूरी ईमानदारी से करने का प्रयास करेंगे, तो अधिकतर समय मुझे लगता है भगवान की कृपा से और आपके पूर्वजों से, लोगों के आशीर्वाद से चीज़ें सही होती हैं। सर एक सवाल मन में उठता है, कई सारे लोग भी पूछते हैं कि नेताओं का दबाव होता है क्या पुलिस वालों पर? जो आप जैसे अधिकारी हैं, कई सारे जनप्रतिनिधि आपसे मिलते होंगे या कई सारे लोग आपसे आकर के भेंट करते होंगे, तो कई सारे लोगों के मन में सवाल उठता है कि नेताजी की सबसे ज़्यादा चले राजगढ़ में। तो क्या नेताओं का दबाव, जनप्रतिनिधियों का दबाव आपने महसूस किया है, और क्या ऐसा होता है थानों में या पर्सनल लेवल आप तक यदि ऐसा कोई मामला पहुंचा हो? देखिए, सबसे पहली बात तो मेरे मन में ये क्लैरिटी है कि जो भी जनप्रतिनिधि हैं, वो जनता के चुनिंदे लोग हैं। उनको जनता ने अपना चुना है। वो जनता की आवाज़ हैं। जो भी चीज़ें हैं, यदि वो कुछ हमें बताते भी हैं, तो प्राइमा फेसी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हर अधिकारी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जनता की माँग है, जनता की आवाज़ है। कोई चीज़ गलत हो रही है, तो उसको कैसे बेहतर करें। कई विषयों पे कई बार हो सकता है कि कभी-कभी फैक्चुअली आधी इन्फॉर्मेशन उन तक पहुँचती हो, तो शायद उनको ऐसा लगता हो कि इसमें गलत हो रहा है। पर यदि आप उनको बताते हैं, पूरी फैक्चुअल सिचुएशन से अवगत कराते हैं, तो मैंने अभी तक तो ये महसूस किया है कि 99% लोग ऐसे रहते हैं या जनप्रतिनिधि ऐसे रहते हैं जो बहुत गंभीरता से इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझते हैं और हमारा सहयोग ही करते हैं। तो अधिकतर समय हमें तो जनप्रतिनिधि से सहयोग मिला है। और यदि जनप्रतिनिधियों में भी एक बहुत ख़ास बात रहती है, वो हर अधिकारी को बहुत अच्छे से परखने की एक ताकत रखते हैं। मुझे लगता है कि हम अधिकारियों से ज़्यादा बेहतर
जनता की पल्स को पकड़ने की, जनता की समस्याओं को समझने की ताकत रखते हैं, तो यदि वो हमें कुछ चीज़ के बारे में बताते हैं, तो हमारा कर्तव्य है, हमारा दायित्व है कि उसको कितनी बेहतर तरीके से हम कर सकें। तो मुझे लगता है कि अगर इस भाव से करते हैं, तो कई बार जिनको कुछ लोग गलत तरीके से उसको दबाव बोलते होंगे, मुझे लगता है कि ये एक फीडबैक मैकेनिज़्म है, जो डेमोक्रेटिक कंट्री है, जिसमें जो जनप्रतिनिधि हैं, वो सर्वोच्च रहते हैं। हम सभी अधिकारी कर्मचारी जो रहते हैं, जो भी जनप्रतिनिधि हैं, उनके अंडर ही हमें काम करना रहता है। वही हम सबके भी मार्गदर्शक रहते हैं इस क्षेत्र में। तो ऐसी कभी सिचुएशन आती भी है, तो मुझे लगता है बैठ के बात करने से बहुत सारे डिफरेंसेस हल हो जाते हैं। कई सारे केसेस सर मैंने देखे हैं, पुलिस थानों से भी मैं कई बार लेता हूँ, न्यूज़पेपर से में भी जो डिटेल आती है उनको मैं डिस्क्राइब करता हूँ वीडियो में। एक नरसिंहगढ़ का बेहद ही मार्मिक केस था। मैं वो जिले वासियों तक भी पहुँचाना चाहता हूँ। किस तरीके से आपने वो इन्वेस्टिगेशन को किया और कैसे आप अ, बिल्कुल सही आदमी को आपने पकड़ा, और सही आदमी को पकड़ा है कि नहीं पकड़ा है ये भी लोगों के मन में एक सवाल है। तो वो जो बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ, वो तो पूरे ज़िले के लोग जानते हैं कि ये बेहद ज़्यादा गलत है, और जब हम भी उस केस को सुनते हैं, आप जब मैं भी डिस्क्राइब करता हूँ तो सर मेरे पास शब्द नहीं होते। तो आपने तो उस केस को जिया होगा। तो किस तरीके से वो इन्वेस्टिगेशन आपकी रही? किस तरीके से आपने सही आदमी को पकड़ा, और क्या कुछ कठिनाई राजगढ़ ज़िले के पुलिस डिपार्टमेंट की जो टीम को हुई है, वो पूरी मैं डिटेल जानना चाहता हूँ सर। चाहे मैं आपकी कॉलर में माइक लगा सकता हूँ 2 सेकंड के लिए। एक सेकंड। बिल्कुल जी, सर, आप धन्यवाद। मुझे लगता है कि जब हमें भी इस घटना की जानकारी मिली थी, तो हमारे लिए भी अधिकारी होने के साथ-साथ हम सब भी एक इंसान हैं। तो जब आपको ऐसी घटना के बारे में पता चलता है, तो सबसे पहले आपको भी बहुत ज़्यादा दुःख होने के साथ-साथ ये लगता है कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अब इसमें इस बच्ची को न्याय के लिए, जो बच्ची शायद इस परिस्थिति में है या मानसिक रूप से कमज़ोर है थोड़ी या बोल नहीं पाती, और इस बच्चे के साथ अगर ऐसी कोई घटना होती है, तो हमारी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ज़्यादा बढ़ जाती है कि उसको न्याय दिलाना, जिसके लिए कोई नहीं बोलेगा। यदि उसके लिए प्रशासन और शासन नहीं बोलेगा, तो फिर किसके लिए बोलेगा? तो मुझे लगता है कि एक इमोशनल टोल जो रहता है, वो हर पुलिस अधिकारी पे रहता है। आपको लोगों को ऐसा लगता होगा कि पुलिस वाले तो हैं, रोज़ एक्सीडेंट होता है, बॉडीज़ देखते हैं, तो इनको आदत हो जाती है। पर मुझे लगता है हर दिन वो हर पुलिस वाला जो कभी सड़क पे कोई एक्सीडेंट देखता है, किसी की डेड बॉडी देखता है, उसके अंदर का छोटा-सा अंश मर जाता है उस दिन। क्योंकि आप बार-बार उस चीज़ को जीते हैं, देखते हैं। आप कितना भी सोचें कि कई बार लोगों को लगता है कि पुलिस वाले रोते क्यों नहीं हैं? कभी अस्पताल में घटना हो जाती है, लोग परिजनों की डेथ हो जाती है, क्योंकि वो पुलिस अधिकारी, कर्मचारी रोज़ उस चीज़ को देख रहा है। रोज़ वो कभी ड्यूटी करने जाता है, उसको कोई घायल मिलता है, उसको अस्पताल लेके जाता है, रोज़ वो उसको लहूलुहान हालत में देखता है। तो उसके अंदर से जो एक एक नेचुरल इमोशनल टेंडेंसी रहती है, वो धीरे-धीरे अपने आप, क्योंकि वो उसके वर्क डेली लाइफ़ का पार्ट बन जाता है। तो जब ये पता चला था, हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि हर इन्वेस्टिगेशन जो है, वो समय के हिसाब से चलता है कि जितनी जल्दी क्राइम के बारे में पता चलेगा, उतनी तेज़ी से आप उसको इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज था कि हमें पूरे 40 आवर्स बाद इस क्राइम की सूचना मिली, एंड फॉर दैट आई वुड गिव क्रेडिट टू वहाँ पर जो हमारा फरियादी भी हैं, एंड टू द एसएचओ नरसिंहगढ़। देखिए, किसी भी व्यक्ति की ये टेंडेंसी हो सकती थी कि इस बात को दबाया जाए, छुपाया जाए, कारपेट के अंदर डाला जाए, पता ही ना चले, लोगों तक पहुँचे नहीं। पर हमें सूचना पहली बार ऐसी मिली थी कि वो बच्ची जो है, एक बच्चे की तबीयत खराब है गाँव में, तो उसके दादा-दादी जो हैं वो दिखा नहीं रहे हैं। तो एसएचओ बीइंग कंसर्न्ड वो चले गए देखने के लिए कि यार बच्चे की तबीयत खराब है। हम जनरल उसमें गए थे। हमें किसी को भी इस प्रकार की घटना हुई है इसका अंदेशा नहीं था, ना ही इसके बारे में कोई जानकारी थी। तो उनको जब बताया कि साहब एक बच्ची है, उसकी तबीयत खराब है, शायद उसको बुखार-वुखार आ रहा है और ब्लीडिंग हो रही है, तो आप देखने गए। तो वो देखने गए तो उन्होंने दादी से पूछा कि दादी जी, ये बच्ची को क्या हो गया? ये बच्चे की तबीयत खराब लग रही है, ऐसे खाट में सो रही है। तो वो दादी का बड़ा अजीब सा रिस्पॉन्स था कि अरे इसको तो जानवर ले गया, ये कर दिया। तो एसएचओ गॉट वेरी कंफ्यूज्ड कि यार बॉडी में कोई निशान नहीं दिख रहे, किसी भी प्रकार की चोटें नहीं दिख रही। तो फिर जो दादी बोल रही हैं, मतलब दैट इज़ नॉट अपीलिंग। तो उन्होंने उसको, उन बच्ची को लिया, उसको जो कपड़े पहनी हुई थी उसमें शॉल में करा और उसको जिला अस्पताल ले गए, खुद से स्यू मोटो। चाहते कोई और अन्य व्यक्ति होता तो हो सकता है कि ठीक है भाई, बता रहे हैं इनके परिजन कि जानवरों की चोट लग गई या कुछ, इसको कीड़ा-वीड़ा काट लिया, तो इलाज कराते रहेंगे। भरोसा कर लेते हो। बस मतलब भरोसा कर लेते या ये सोचते कि ये मेरी ज़िम्मेदारी नहीं है। एज़ अ पुलिस पर्सन इट इज़ नॉट माय ड्यूटी टू गेट इट चेक्ड।
बट वो उसको अस्पताल ले गए, महिला डॉक्टर से दिखाया, सीनियर महिला डॉक्टर थी, उन्होंने जब शुरुआत में देखा तो उनको भी पहले लगा कि सर बॉडी पे कोई ऐसी चोट नहीं है, निशान नहीं है, बट जब उसको उन्होंने डीप इन्वेस्टिगेशन किया तो शी टोल्ड अस कि सर प्राइमा फेसी इट अपीयर्स कि सेक्सुअल असॉल्ट की संभावना लग रही है, एंड इट इज ऑल्सो नॉट कि अभी हुआ है, इट इज मे बी 36-40 आवर्स पहले हुई है घटना। तो हम सब के लिए भी शॉकिंग था कि यार ऐसी कोई घटना हो गई और किसी को पता नहीं है, कानो कान किसी को खबर नहीं हुई है, अगर ऐसी कोई घटना हो गई है तो, और 40 घंटे बाद जब हमें किसी ने ये सूचना दी कि साहब उसकी तबीयत खराब है, हम उस इंटेंशन से उसको लेके गए हैं, तो वहां से एफआईआर हमने फिर खुद स्यू मोटो करी। नहीं सर, एक और मेरा इसमें एक बीच बीच में सवाल था। कई बार लोगों के मन में भावना बैठ जाती है कि यार हम तो गरीब आदमी हैं, हमारी लड़ाई कौन लड़ेगा, या इतना पैसा कहाँ से लाएंगे कि पुलिस वालों को भी खिलाना है, जज को भी खिलाना है, वकील को भी खिलाना है, तो रहने ही देते हैं, छोड़ देते हैं। तो ये भी एक आप कारण मानते हैं नहीं, उसका? बिल्कुल रहा होगा यार, मतलब उस समाज की अगर सामाजिक परिस्थिति देखें तो ये हो सकता है कि उनमें एक तो डर का भाव कि हम कहाँ बयान देंगे, हमें बयान देने जाना पड़ेगा, फिर उनके मन में एक चिंता कि यार अब इसका इलाज महंगा रहता है, खर्चे हो जाते हैं, यदि उनको नहीं पता है सरकारी स्कीम्स के बारे में तो उनके मन में रहा होगा। मैं बिल्कुल इसको डिनाई नहीं करता कि उनमें उनके मन में कोई क्रिमिनलिटी नहीं होगी, इसको देर से बताने के लिए या छुपाने के लिए, पर एक जो सामाजिक परिदृश्य है उसमें डर की भाव कि बात फैलेगी, बात कानो कान जाएगी, एक जो कभी कभी हम लोग क्राइम को छुपाने की टेंडेंसी रखते हैं, कई बार हमने अपने घरों पे भी देखा है, महिलाओं का उत्पीड़न होता है पर हम उसको छुपाते हैं कि घर की बात है, घर में ही रहे, बाहर नहीं जाए, 4 लोगों के सामने आएगी तो बात बिगड़ेगी। इस जिले में आप देखते होंगे झगड़ा नात्रा की कई है, पंचायतें सोचती हैं आपस में ही बैठ के इनका इलाज कर दें, क्यों पंचायत की बात बाहर लेके जाओ। तो जब भी टेंडेंसीज रहती हैं ये कई बार रहती हैं, जब बट मैं इसलिए मैं बता रहा था कि अमूमन क्या होता है कि फर्स्ट रिएक्शन ये रहता है कि जो उस थाने के थाना प्रभारी हैं आप उनको गलत समझें कि यार ये तो इन्होंने कुछ किया ही नहीं, बट मैंने पहली बार देखा कि ही प्रोएक्टिवली डिड दिस, खुद ले गए अस्पताल में कराया, खुद फरियादी बने और फरियादी बन के अपनी तरफ से एफआईआर डाली कि मैं एक बच्ची को लेके आया हूँ, इस बच्ची की डॉक्टर के जांच कराई है तो ऐसा लग रहा है कि इसका असॉल्ट हुआ है। तो वो मूंगिया जी को वहां जो एक हमारे फरियादी हैं उनको बुला के हमने खुद अपनी तरफ से एफआईआर ली कि अगर बच्ची के परिवार वाले भय के मारे, डर के मारे, उनकी सामाजिक परिस्थितियों के मारे यदि नहीं भी आ रहे हैं तो हम तो ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है, लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, साथ साथ इस चीज के लिए सरकार हमें तनख्वाह देती है कि भाई आपको समाज के लिए तब खड़े होना है जब समाज के लिए कोई और शायद नहीं खड़ा हो पा रहा उस समय। ही डिड दिस एंड देन वो बच्ची को खुद अपने साथ, वो और एसडीओपी साहब अपने उसमें 108 एम्बुलेंस में लेके हमीदिया अस्पताल गए, और वहां आप देखेंगे आज भी वो रिकॉर्ड्स में चीजें, गार्जियन फॉर्म जो होता है उसका इलाज करना, उसमें वहां पर एसएचओ नरसिंहगढ़ के साइन है, क्योंकि उस समय कोई गार्जियन नहीं था उस बच्ची का, तो डॉक्टर्स ने पूछा कि भाई गार्जियन, तो उन्होंने बोला कि मैं ही गार्जियन हूँ, मैं ही साइन करूंगा साहब, जो गार्जियन फॉर्म है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जो उसमें है, मैं पूरी लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ, आप बच्चे का इलाज इमीडिएटली करें। एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू दी हमीदिया डॉक्टर्स टीम, मतलब दे ट्राइड देयर बेस्ट, आई हैव सीन इट। मतलब मुझे लगता है कि इमीडिएटली जब हम लेके गए थे, करीबन 2 बजे हमें पता चला था यहाँ से, 2:30-3 बजे हम लोग यहाँ से निकले होंगे और 5-5:30 बजे तक हम लोग हमीदिया पहुंचे। 7 बजे उसका पूरा उसको एडमिट करा के उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट हो गया था। डॉक्टर्स की एक बहुत सीनियर टीम जो है, जो उसको पूरा देख रही थी, उसके जो भी उसको मेडिकल चीज़ें लगनी थी, एड लगना था, वो सारी चीज़ें हुई थी। बच्ची जनरली भी काफ़ी वीक थी, कीपिंग इन माइंड जिस सोशल परिदृश्य से आती है, जनरल वीकनेस जो रहती है, डेफिशिएंसीज रहती हैं, उसको ट्रीट करना, साथ साथ जो घटना हुई है इसकी उसको ट्रीट करना। तो मुझे लगता है कि ये एक ह्यूमैनिटेरियन एंगल है, जो शायद यदि एसएचओ उस समय, जो आपने शुरुआत में बोला था कि साहब कई बार आपकी नैतिक जिम्मेदारी भी रहती है पुलिस वालों की, जो शायद समझना जरूरी है, जो कई अधिकारी कर्मचारी भी नहीं समझते। सबको लगता है कि हमारी लीगल ड्यूटीज जो हैं हम उतने तक ही सीमित रहना है, हमारा काम है कि बैलेंस बना रहे, चीजें नहीं बिगड़े। तो मुझे लगता है ये एक नैतिक जिम्मेदारी है कि उस बच्ची के लिए किसी एक व्यक्ति को जिसको खड़ा होना था, तो उसमें एसएचओ नरसिंहगढ़, मैं इसलिए उनको अप्रिशिएट करता हूँ कि उन्होंने उस समय अपनी एक नैतिक जिम्मेदारी समझ के ये काम किया जो शायद उस बच्ची के पिताजी करते। यदि वो जीवित होते तो वो यही कदम उठाते, तो उन्होंने अपनी बच्ची समझ के वो सारी चीजें करी, और 3 दिन तक लगातार ही वॉज देयर, ही डिडंट कम बैक। और मैंने बोला कि आप मत आओ, हम यहाँ इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करेंगे, हम करेंगे। वो और एसडीओपी नरसिंहगढ़ उपेंद्र सिंह भाटी, दे वर देयर फॉर 3 डेज इन हमीदिया, जब तक उसका इलाज चलता रहा, जब तक वो उसका ऑपरेशन जो होना था वो मेडिकल एड हुआ, दे वर देयर फॉर 3 डेज। किसी भी तरह की मेडिकल, और डॉक्टर्स ने भी हमें बहुत सपोर्ट किया वहाँ के हमीदिया के।
इट वाज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि हमने बहुत प्रयास किया बट हम बचा नहीं पाए। अ, उसकी जनरल वीकनेस भी बहुत थी और जो टाइम डिले हो गया था, उसके कारण भी बच्ची बहुत ज़्यादा वीक हो गई थी। पर मुझे लगता है कि सबसे बड़ी बात ये हमारे लिए चैलेंज था। और चैलेंज इन्वेस्टिगेशन में इसलिए भी रहता है कि एक तो शुरुआत थोड़ा-सा मतलब जो आरोपी रहता है, ये टाइम का खेल है। मतलब आप समझें कि चोर और पुलिस के बीच में टाइम गैप है। जब हमें घटना की सूचना ही 40-50 घंटे बाद मिल रही है और हमें जब तक इसकी रियलिटी ही 1-3 दिन के बाद पता चल रही, तो वैसे ही आरोपी जो है, वो 3 दिन हमसे आगे चला गया है। तो उस गैप को कवर करना और आइडेंटिफिकेशन करना, वो हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था। आपने एक बात बहुत अच्छी बोली थी कि इसमें 2 चैलेंज थे कि कोई गलत आदमी फँस नहीं जाए और सही आदमी पकड़ा जाए। क्योंकि जब इतना ज़्यादा पब्लिक आउटरीच रहता है, पब्लिक प्रेशर रहता है, तो कई बार प्रेशर में कुछ विटनेसेस जो रहते हैं, वो थोड़े से ऐसे बयान दे देते हैं कि हमने देखा था या हमने घटना को देखी है। तो हमारी ज़िम्मेदारी रहती है कि हम उसको तस्दीक करें, उस चीज़ को एलिमिनेट करें यदि वो व्यक्ति नहीं है तो। क्योंकि एक बच्ची के परिवार के साथ तो गलत हुआ, उसका तो जीवन खराब हुआ ही। पर जो कब यदि कोई गलत आदमी इसमें अक्यूज़्ड बन जाए, तो उसका जीवन, उसका परिवार वो सब तबाह हो जाता है। तो मुझे लगता है कि जो एक कहावत है ना कि 100 गुनहगार भी बच जाएँ, पर यदि एक बेगुनाह आदमी ऐसे गलत केस में फँस गया, तो फिर मुझे लगता है कि हमने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं निभाई। बच्ची के साथ-साथ समाज के अन्य लोगों पे भी हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कोई गलत व्यक्ति इसमें ना फँसे। तो जो आप पूछ रहे थे कि हमने फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास एक सबसे अच्छी चीज़ थी कि हमारे ज़िले के जो भी बेस्ट इन्वेस्टिगेटर्स थे, वी मेड सेपरेट टीम्स फॉर एवरीथिंग। हमारा एक डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन प्लान हमने बनाया बिकॉज़ जब भी आप कभी इतनी गहरी विवेचना करते हैं, जिसमें बहुत सारे लोग रहते हैं जो सस्पेक्ट रहते हैं। देखिए, शुरुआत में हर व्यक्ति सस्पेक्ट की कैटेगरी में आता है। आप हो सकते हैं, कोई और हो सकता है। इस जिले के 19 लाख लोगों में से जितने भी अगर यदि हम उस एज ग्रुप के पुरुष माने, वो सब हमारे सस्पेक्ट हो सकते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम नरसिंहगढ़ प्रॉपर के क्षेत्र के बाहर वाले और फिर अन्य कोई लोग हो सकते हैं जो इन कैटेगरीज़ में नहीं आते। तो हमने जो स्टार्टिंग करी अराउंड 400 प्लस हमारे पास सस्पेक्ट्स थे। सस्पेक्ट्स ढूँढने के लिए हमने स्टार्ट किया जो घटनास्थल था, उसके आस-पास के ऐसे लोग जो इस तरह के क्राइम में या तो हिस्ट्री रही हो इन्वॉल्व होने की या हो सकते हैं। अगर आप घटनास्थल को आप विज़िट भी करे होंगे, घटनास्थल के आस-पास ही अनाज मंडी है, जहाँ बड़ी संख्या में हमाल लोग हैं, जो बाहर से भी आते हैं, जो यहाँ पर काम करते हैं। उन लोगों को भी हमने सस्पेक्ट्स की श्रेणी में सभी को लिया था कि हर व्यक्ति जो उस विसिनिटी के आसपास कभी मूवमेंट करता हो या करा हो, हमने उसमें से आइडेंटिफिकेशन स्टार्ट किया। हमने सस्पेक्ट्स की 4 कैटेगरीज बनाई थी। इनिशियल सस्पेक्ट्स, उस सस्पेक्ट्स में से तो इसमें जो 400 प्लस सस्पेक्ट्स थे, इसमें से हमने ये चेकिंग शुरू करी जिनकी क्रॉस एलिबाई चेकिंग हो रही थी। सो क्रॉस एलिबाई चेकिंग इज बेसिकली कि यदि आप बोलें कि साहब मैं इस समय इतनी तारीख को यहाँ पर इसके साथ था, तो हमारा कर्तव्य है कि हम पहले ये चेक करें कि क्या एग्जैक्टली आपकी लोकेशन वहां थी। जिस व्यक्ति के साथ होने का आप दावा कर रहे हो, उसके स्टेटमेंट्स लेके क्रॉस चेकिंग करें कि वो व्यक्ति वहां पर था तो ठीक, पर आप क्या वहां पर थे उसके साथ कि नहीं। जब ये क्रॉस चेकिंग हो जाती है तो दिस इज बेसिकली वन टेक्निक ऑफ एलिबाई क्रॉस चेकिंग। तो इससे हम सस्पेक्ट्स को, फिर हमने कुछ सस्पेक्ट्स को 400 प्लस सस्पेक्ट्स को इसमें से रिमूव किया जिनकी एलिबाई क्रॉस चेकिंग हो रही थी। इसमें से जो सस्पेक्ट्स चेक नहीं हो पा रहे थे, उनको हमने सेकंड बकेट में शिफ्ट किया। तो बेसिकली हमारे पास 16 टीम्स लगी थी। सो 16 टीम्स वर डिवाइडेड इनटू 4 कैटेगरीज। वन वाज अ टेक्निकल एक्सपर्ट टीम। उनका काम बेसिकली था वीडियो फुटेजेस और मोबाइल फोन्स पे वर्क करना। कि बहुत सारे आजकल अक्यूज ऐसे रहते हैं जो मोबाइल फोन्स को यूज़ करते हैं, टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं और उससे शायद वो कोई अपना डिजिटल डीएनए कहते हैं जिसको, डिजिटल डीएनए छोड़ जाते हैं, जिसको आप ट्रेस आउट कर सकते हो। एक टीम जो थी, जो मैं आपको बता रहा हूँ, सस्पेक्ट्स एलिबाई चेकिंग। क्योंकि ये कितना बड़ा टास्क है कि उन लोगों के स्टेटमेंट लेना, फिर उनके क्रॉस चेकिंग कराना, फिर क्रॉस चेकिंग होकर अगर आपको लग रहा है कि ये व्यक्ति सही में सही बोल रहा है, सच बोल रहा है, तो उसको एलिमिनेट करना। पर जो व्यक्ति जिसके में जरा सा भी आपको डाउट है, उसको सेकंड बकेट में शिफ्ट करते थे, विच इज लिटिल मोर सीरियस सस्पेक्ट लिस्ट। उस सस्पेक्ट लिस्ट में फिर हम क्रॉस चेकिंग करते थे सीसीटीवी फुटेजेस से। आपने बताया कि मैं कृष्णपाल हूँ साहब, मैं नरसिंहगढ़ के इस बस्ती का रहने वाला हूँ। सर 1 तारीख की रात में मैं 9 बजे अपने घर आ गया था और 9 बजे के बाद आके सर मैं सो गया था और मैं अगले दिन सुबह उठा सर, मैं दूध लेने गया। नाउ दिस इज द टाइम फ्रेम जब घटनाक्रम का हुआ है। अब हमारा काम है कि हम पहले ये चेक करें कि आप जहाँ काम करते थे वहां से आप कितने बजे निकले। तो वहां लोग स्टेटमेंट देंगे कि साहब कृष्णपाल इतने बजे निकले थे।
देन हम आपकी लोकेशन पर वो चेक करके कि हाँ कृष्णपाल जो बता रहे हैं वो अपने घर की कॉलोनी में 9 बजे किसी कैमरे में तो दिख रहे होंगे कि सर मैं इस रूट से आया था, वहाँ पेट्रोल पंप हो सकता है, किसी की दुकान हो सकती है, मोबाइल की दुकान हो सकती है, दूध डेयरी हो सकती है, कि हाँ ये कृष्णपाल दिख तो रहा है जाते हुए। देन नेक्स्ट थिंग इज कि जब आप बता रहे हो कि मैं रात भर घर पे रहा, देन वी विल ट्रेस योर लोकेशन कि भाई आप रात भर आपकी स्टैटिक लोकेशंस क्या थी। फोर्थ पार्ट कम्स कि आप अगले दिन मॉर्निंग में, क्योंकि हमें आपको हमारे पास वो बहुत बड़ा टाइम फ्रेम है। देखिए एक घटना होती है कि आपने मुझे चाकू मारा, सबको पता है, जैसे मान लीजिए अगर आपने अभी मारा, अभी 3:03 हो रहा है, तो एक घटना का टाइम फिक्स हो गया है कि 3:03 पे एसपी ऑफिस के अंदर कृष्णपाल राठौर ने XYZ को चाकू मारा। दिस इज अ वेरी स्पेसिफिक इंसिडेंट। यदि यही इंसिडेंट को मैं ऐसे बोल दूं कि 1 तारीख को ऑफिस बंद हुआ, 4 तारीख को ऑफिस खुला और आप अंदर मरे मिले, अब किसी को नहीं पता है कि एक्चुअली में आपका मर्डर कब हुआ है। तो 1 तारीख के जब ऑफिस बंद हुआ से लेके 4 तारीख को जब ऑफिस खुला है, वो पूरा क्राइम सीन का टाइम कभी भी हो सकता है। तो इसमें रात में 8 बजे बच्ची को आखिरी बार सकुशल देखा था और उसके बाद नेक्स्ट डे 11 बजे सकुशल देखा है। तो द टाइम फ्रेम जिसके बीच में इंसिडेंट कभी भी हो सकता है, ये इस पूरे टाइम फ्रेम में कहीं आपको नहीं पता कि स्पेसिफिक सब 6:07 पे किसी ने इस तरह के अगवा किया या घटना करी और 6:10 पे ये घटना हुई। तो हमारे लिए ये पूरा इंपॉर्टेंट था कि प्लस हम इन्वेस्टिगेशन में ±3 आवर्स लेके चलते हैं। सो बेसिकली अगर आप हमें टाइम ऑफ इंसिडेंट्स बताएंगे कि सब रात में 8 बजे से लेके 1 तारीख की 2 तारीख की सुबह 11 बजे तक का हुआ, तो हम 2 तारीख की 2 बजे तक का ढूंढेंगे और शाम की 6 बजे से। तो हमारे लिए 6 बजे से लेके नेक्स्ट डे के 2 बजे तक जितने भी लोग हैं जिनका मूवमेंट वहां पर हुआ होगा, क्रॉस किए होंगे, चेकिंग की गई होगी, दुकान में आके कुछ सामान खरीदा होगा, ये सारे हमारे सस्पेक्ट्स हैं। इनिशियल सस्पेक्ट लिस्ट हम सबकी बनाते हैं। 400 लोगों का आपने ऐसे ही किया था? सबका हमने चेकिंग प्लस मतलब 500 प्लस तो हमने, हमें लगता है कॉल डिटेल्स निकाले होंगे जिनका, फिर एक एक कॉल डिटेल्स की चेकिंग करना। तो हमारी टेक्निकल टीम में साइबर के करीबन 10 लोग बैठे थे। तो डेली टास्क ये रहता था कि हमारे पास जितनी भी सीडीआर आई हैं उनको डेली हम लोग टाइम लिमिट स्लॉटिंग करते थे। सो बेसिकली क्योंकि क्या होता है, एक व्यक्ति एक ही चीज को बहुत देर तक उतनी एफिशिएंटली नहीं कर सकता। आप 1 घंटा करेंगे, 2 घंटा करेंगे, 3 घंटे बाद आप भी डल होने लगेंगे, आपकी एनर्जी चली जाएगी। सो हमने स्लॉटिंग कर दी थी कि भाई सुबह 8 से 12 आप करोगे, 12 बजे आप ब्रेक लोगे, नेक्स्ट पर्सन विल कम, ही विल कंटिन्यू फ्रॉम दैट। और उसकी हिस्ट्री बनती जा रही है कि सर मैंने 8 से 12 में ये 50 नंबर चेक कर लिए हैं, 51st नंबर है जो चेकिंग शुरू होना है, उसकी स्लॉटिंग वो गूगल ड्राइव पे बनाते जा रहा है। सेकंड पर्सन जो बैठ रहा है वो उसके आगे से शुरू कर रहा है कि मैं 51st नंबर से ये चेक करना शुरू करूं। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब आप एक वास्ट बड़ा इन्वेस्टिगेशन करते हो तो आपको उसको प्रॉपर स्ट्रीमिंग करनी पड़ती है, वरना ये सारा हैपेजार्ड लगता है कि कोई किसी को पकड़ रहा है, कोई किसी को उठा रहा है, कोई किसी पे दबाव डाल रहा है, कोई किसी की क्वेश्चनिंग कर रहा है, बट देयर इज नो स्ट्रक्चर्ड वे। एट द एंड आपके पास कुछ नहीं होता कि आपने क्या किया। तो इसलिए हमने इसको स्ट्रक्चर्ड, एंड दिस बेसिक, जो बेसिक मैं आपको इन्वेस्टिगेशन प्लान बता रहा हूँ, दिस इज यूज्ड बाय बेस्ट इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज जो इस देश की भी हैं, चाहे आप ईडी मान लें, सीबीआई मान लें। हमारे साथ एक फॉर्चुनेट बहुत अच्छी पार्ट ये थी कि हमारे जो इंस्पेक्टर जनरल हैं, आईजी भोपाल, मिस्टर अभय सिंह, he was with the CBI for quite some time and he has headed one of the most serious investigations in the country. तो उनका जो गाइडेंस है पर्टिकुलर रहता है, तो ये हम उन्हीं से सीखे कि हमारे लिए तो हो सकता है, मैं तो आज तक सीबीआई के वर्क कल्चर में वर्क नहीं किया हूँ, बट क्योंकि वो इतने समय रह चुके हैं तो ही गेव अस द डायरेक्शन कि यार मतलब हम हैपेजर्डली नहीं कर सकते कि आपको हजारों चीजें करनी है, बट हजारों चीजों को बकेट्स में करके, टाइम फ्रेमिंग के साथ करके, प्रॉपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज देके कि आप भाई कृष्णपाल आप रिस्पॉन्सिबल हैं इन 50 लोगों को चेक करने के लिए, देन इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू चेक देम, कम बैक, टेल अस कि सर मैंने ये चेकिंग करी, दिस इज व्हाट आई फाउंड, सर मुझे लगता है इन 50 में से 45 तो ठीक है, बट 5 पीपल्स नीड्स टू बी शिफ्ट टू द सेकंड लिस्ट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है और इसलिए टाइम लगता है। मतलब इट इज नॉट इजी टू क्वेश्चन 400 पीपल, देन उनकी क्रॉस चेकिंग कर लो, लोगों में वो भी रहता है कि साहब हमें क्यों पूछताछ कर रहे हो, बट ये हमारा काम है, हमारी मजबूरी है कि उस व्यक्ति तक पहुंचने के लिए हमें हर व्यक्ति को करना है। थर्ड टीम जो हमने बनाई थी विच हेल्प्ड अस अ लॉट वाज द सीसीटीवी टीम। सो हमें ये पता है कि नरसिंहगढ़ में सीसीटीवी कवरेज थोड़ा कम है, बट एक जो अच्छी चीज है कि अमूमन दुकानदारों ने जो अपने कैमरेज लगाए हैं वो उन्होंने अपनी दुकान के जो काउंटर्स हैं उसको कवर करते हुए लगाए हैं। तो रोड से जो कोई व्यक्ति दिखता भी है तो उसका आपको पैर या जूते ये दिख जाते हैं, बिल्कुल एटलीस्ट उतना दिख जाता है। मैं तो बहुत रिक्वेस्ट भी की है ना, पीपल आर डूइंग इट कि आप एक कैमरा सामाजिक सुरक्षा के नाम पे, क्योंकि आपके पास सब कुछ है, इट विल बस इट विल हार्डली इट विल बी कॉस्टिंग समवेयर अराउंड 2000 रुपीज।
लेस देन दैट यू हैव डीवीआर, आपके पास पूरी रिकॉर्डिंग की फैसिलिटी है, आपको सिर्फ एक कैमरा अटैच करना है जो रोड को कवर करे, और वो आपकी दुकान की सुरक्षा, आपके बच्चे भी उसी क्षेत्र में पल रहे हैं, बढ़ रहे हैं, उनकी सुरक्षा, और अन्य किसी भी घटना होती है तो हमें हेल्प करता है। तो हम लोगों ने फिर सीसीटीवी टीम्स में एक चीज़ हमने बहुत जो मुझे लगता है कि हमने की, जो हमें फ़ायदा करी, हमने नरसिंहगढ़ में बिकॉज़ हमारे पास वहाँ पर मीटिंग हॉल्स और वो बहुत अच्छे हैं, बिकॉज़ थैंकफुली हम जो आईएसओ हुआ था उसमें जो नया इंफ्रास्ट्रक्चर बना है, तो हमने वहाँ पर एक वीडियो वॉल बनाई। सो बेसिकली दैट वाज़ एन एलईडी पैनल स्पैनिंग 150 फीट्स अक्रॉस, 150 इंचेस अक्रॉस। तो उसमें सारी वीडियो फीड्स हमने एक साथ स्ट्रीमिंग करने के लिए मल्टीपल डिवाइसेस अटैच कर दिए। तो उसमें हमें अगर कोई एक वीडियो फ्रेम दिखता था, तो उसके नेक्स्ट वाला हमारे पास टैगिंग रहती थी कि अगर इस दुकान पे दिखा है तो इसके आगे एक्स वाई जी ये 3 दुकानें पड़ेंगी, अगर इस रूट में चल रहा होगा तो इन 3 दुकानों पे दिख जाएगा। तो इसकी टैगिंग जो हमारे पास थी, ये बहुत हमें हेल्प किया कि इमीडिएटली यदि हमें कोई सस्पेक्ट पर्सन किसी एक फुटेज में दिखा है, देन सिग्निफिकेंटली नेक्स्ट कौन सी फुटेज में दिख सकता है, वो हमारे पास इमीडिएटली उसका रेफरल डेटा रहता था। और हमने करीबन 45 या 50 के आसपास जो लोगों के डीवीआर रहते थे जिनमें रिकॉर्डिंग्स होती थी, वी सीज देम, और हमने उनको देख के उसमें से जो भी हमें फुटेज रिलेवेंट लग रहे थे, बिकॉज हमारे लिए एक बहुत बड़ा टास्क था कि 70 घंटे की तो वैसे ही फुटेज चली गई थी। जब हमें पता चली सूचना के बारे में, तब तक तो वैसे ही फुटेज ओवरराइट हो चुकी थी। तो हमारी बहुत बड़ा वो था कि कोई और फुटेज डिलीट नहीं हो जाए, अदरवाइज वंस अ फुटेज इज डिलीटेड इट्स वेरी डिफिकल्ट टू रिकवर इट। उसको आप डिलीटेड फुटेज को रिकवर कर पाना बहुत ही मुश्किल काम है। तो हमारी तीसरी टीम इस पे वर्क करती थी। फोर्थ टीम वाज अ फोरेंसिक टीम। इट क्लियरली वर्कड ऑन ओनली ऑन द फोरेंसिक एविडेंसेस। आप घटनास्थल को देखेंगे, जो वो जंगल का क्षेत्र है जहाँ पर बच्ची मिली थी परिजनों को, उस क्षेत्र से लेके उसके आसपास 400 मीटर तक एक पूरा जंगल का क्षेत्र है, पहाड़ी है। उस क्षेत्र में जाके हर छोटी चीज जो क्राइम से रिलेटेड या क्रिमिनल से रिलेटेड हो सकती थी, चाहे वो बीड़ी की बर्ड हो, अधजली बीड़ी पड़ी हो, रजनीगंधा का पाउच हो, आपने तमाकू खा के कभी फेंका हो, कोई वहां पर कोई खाली बॉटल पड़ी हो, कोई भी अन्य चीज हो, सारी चीज, जो कोई कपड़ा हो, कोई ब्लाउज के फटे टुकड़े पड़े हो, कोई पन्नी फटी पड़ी हो, कोई पुराना खाने का पैकेट पड़ा हो, कोई भी चीज जो ये हो सकता था कि यदि वो क्रिमिनल वहां आया है और उसने कुछ भी वहां पर कोई अपना एविडेंस छोड़ा है, तो वी स्टार्टेड वर्किंग ऑन दैट। हमारे पास करीबन 100 से ज़्यादा ऐसे आइटम्स थे जो हमने पहले प्रिलिमिनरी सीज किए। उस सीज करने के बाद हमें लगा कि यार इसमें डीएनए मिलने की पॉसिबिलिटी है, इसमें फॉरेंसिक एविडेंस मिलने की पॉसिबिलिटी है, इसमें फिंगरप्रिंट्स मिलने की पॉसिबिलिटी है, इसमें सलाइवा ट्रेसेस मिलने की पॉसिबिलिटी है। उनको हमने सेग्रीगेट करना शुरू किया कि किस ऑब्जेक्ट से क्या मिल सकता है। उन ऑब्जेक्ट्स को सेग्रीगेशन करने के बाद फिर हमने उन लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किया। जो हमारी एफएसएल टीम थी, वो उसका पूरे टाइम ये वर्क था कि ये पूरे एविडेंसेस की चेन ऑफ कस्टडी जिसे कहते हैं, कि आपने कोई चीज उठाई और वो लैब में गई, लैब में टेस्ट होने के बाद वापस आई, तो हर चीज पे क्या रिपोर्ट जनरेट हो रही है, उस रिपोर्ट को एनालाइज करना, उसको पढ़ना कि सर ये हमने जो भेजा था इसमें फिंगरप्रिंट्स नहीं मिले हैं, इसमें प्रिंट्स मिले हैं। अगर प्रिंट्स मिले हैं तो उसको सॉफ्टवेयर पे रन कराना कि भाई ये प्रिंट्स किस आदमी के हो सकते हैं। हमने तो इवन ये भी सोचा था कि कुछ लोगों में, हमने जो हायर एजेंसीज में बात भी की थी कि कुछ ऐसे अगर फिंगरप्रिंट्स मिले हैं, ट्रेस हुए हैं, तो अगर ज़रूरत पड़ती है तो हम लोग खुद हमारी टीम को यूएडीआई जो रहता है अपने आधार का, जिनके पास सारा बायोमेट्रिक डेटाबेस है, तो कोर्ट की परमिशन लेके हम लोग वहाँ भी फिंगरप्रिंट्स रन कराते, और रन कराने के बाद उससे भी निकलवाते, क्योंकि आधार डेटाबेस में हम सबके फिंगरप्रिंट्स रहते हैं, बट इट टेक्स कोर्ट्स परमिशन। तो हमने उसके लिए भी लीगल एक्सपर्ट से बात की थी, उन्होंने बोला था कि वी कैन टेक फॉर कोर्ट परमिशन इफ इट इज़ नीडेड। Even we were in touch with some of the officers, particularly हमने स्पेशलिस्ट बुलाए थे। बच्ची जो है, बच्ची क्योंकि बोल नहीं पाती थी, नहीं कर पाती थी, तो हमें ऐसा उम्मीद थी कि जो एक्सपर्ट्स रहते हैं डेफ एंड डम बच्चों के साथ, जो इशारों से बात कर सकें, साइन लैंग्वेज बता सकें, तो वी गॉट वंदना सोनी करके हैं, शी इज़ इन भोपाल, शी इज़ एन एक्सपर्ट इन दिस, इस तरह के बच्चों से कम्युनिकेट करने में, उनसे इंफॉर्मेशन निकालने के लिए। तो शी वॉज देयर फॉर 2 days। सो शी केम टू नरसिंहगढ़, उन्होंने पूरा नरसिंहगढ़ का क्राइम सीन देखा, उन्होंने ये सारी चीज़ें देखी कि क्या चीज़ है क्या नहीं है। देन शी वेंट बैक, उस बच्ची के साथ 2 दिन रही और वहीं भोपाल में, और उससे साइन लैंग्वेज में बात करने की कोशिश की, उससे एविडेंसेस की अगर हमें कुछ भी ट्रेस मिले। बट अनफॉर्चुनेटली बच्ची इतनी वीक थी कि उस समय इस कंडीशन में ही नहीं थी कि कुछ जवाब दे पाती, और ना उसने बचपन से कोई साइन लैंग्वेज सीखी थी। तो एक बहुत बड़ा हमारे लिए टास्क था कि हम पहले उसको सिखा रहे थे कि उसको, जैसे हमने सेब दिखाया और सेब खाने के लिए दिया,
तो उसको फिर जो साइन लैंग्वेज में खाने का साइन होता है उससे उसको एसोसिएशन करा रहे थे। तो शी ऑल्सो ट्राइड, मतलब वो एक्सपर्ट हैं इसमें और काफ़ी लंबे समय से ऐसे बच्चों के साथ काम करती आई हैं। तो शी वॉज देयर, तो उन्होंने भी बहुत ज़्यादा, क्योंकि हमें लगता है कि जिस फील्ड का जो एक्सपर्ट हो, यदि वो उस फील्ड में मतलब वो हमसे बहुत सारी जानकारी रहा है, हम पुलिस हो सकते हैं, बट शी इज एक्सपर्ट इन टॉकिंग टू दैट काइंड ऑफ चिल्ड्रन, टू गेटिंग टू नो देम, उनको बेहतर तरीके से समझ पाने में, उनसे जवाब निकलवा पाने में। तो शी वॉज देयर, तो उन्होंने भी 2-3 दिन बहुत मेहनत करी बच्ची पर, क्योंकि मेडिसिन के उसमें थी, छोटी थी, ट्रॉमा था तो नहीं बता पा रही थी। देन तो जब हमने सस्पेक्ट्स को शिफ्ट करना शुरू किया, तो फर्स्ट स्टेप से सेकंड स्टेप, सेकंड से थर्ड पे, तो उसके बाद हमारे पास कुछ ऐसे सस्पेक्ट्स बचे थे जिनका क्रॉस आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पा रहा था, या क्रॉस एलिबाई चेकिंग जिसे कहते हैं वो नहीं हो पा रही थी। तो फिर हम लोगों ने उनके डीएनए सैंपलिंग भी कराई, जिसका भी हमें ऐसा लग रहा था जिसकी कोई पास्ट हिस्ट्री है, जिसने कोई इस तरह के क्राइम्स में कभी इन्वॉल्व रहा है, या दोस्तों में ऐसी बातचीत चल रही है कि ये व्यक्ति साहब इस तरह की सोच रखता है, या इस तरह की कभी बात करी हो उसने। इवन वी वेंट टू द एक्सटेंट कि जितने भी लोगों को हम बुला रहे थे, वी चेक देयर ब्राउजिंग हिस्ट्री to see if there are any kinds of profiles that person is specifically targeting, yeah, that person is specifically seeing. So that also shows a lot about a person. अच्छा, मतलब आप लोगों ने वो पोर्न हिस्ट्री वगैरह भी देखी मतलब पूरी? सारी चीजें कि हाँ। आप नॉट जस्ट पॉर्न हिस्ट्री, बट कीपिंग इन माइंड कि क्या व्यक्ति क्या सर्च कर रहा है, उसकी कोई डेटिंग ऐप वगैरह है जो एग्जैक्टली, मतलब कि आप क्या, आपकी क्या इंक्लिनेशन है। जैसे आप हैं, आपके मोबाइल में अगर हम चेक करेंगे तो हमें पता चलेगा, यदि आपके में न्यूज की एप्स दिख रही हैं, तो एक ओरिएंटेशन समझ में आएगा कि यार ये आदमी न्यूज ज्यादा ऑक्यूपाई करता है, न्यूज ज्यादा कंज्यूम करता है। आपके यूट्यूब में अगर मूवीज के गाने दिखेंगे तो दिस पर्सन इज अ मूवी बफ, मूवीज के बारे में जानना चाहता है। कई लोगों की हिस्ट्री में आपको दिखेगा, कई बार जब हम लोग सुसाइड और उसके केसेस होते हैं, तो पीपल अनफॉर्चुनेटली जो नहीं बच पाते, उसमें कई बार ऐसा रहता है हाउ टू कमिट सुसाइड, और वो ऐसी सर्चिंग हिस्ट्री रहती है। क्योंकि मोबाइल इतना इंटीग्रेटेड पार्ट बन गया है लाइफ का कि आप हर चीज सोचते हैं कि माँ बाप से पहले, साथियों से पहले, दोस्तों से पहले मोबाइल में ढूंढ लूं, शायद मोबाइल में मेरे को उसका जवाब मिल जाए, गूगल से मैं ले लूं। तो हमने उन पे काम करना शुरू किया था। फिर ऐसे ही करीबन 20-22 लोग थे जो हमारे सस्पेक्ट्स में थे, जिनको हम क्रॉस करते जा रहे थे, उनकी हमने सैम्पलिंग कराई। सो बेसिकली सैम्पलिंग इज अ प्रोसीजर जिसमें जो डीएनए एविडेंसेस रहते हैं, वी कलेक्ट दोस डीएनए एविडेंसेस एंड सेंड देम टू द फॉरेंसिक लैब। तो फॉरेंसिक लैब उसका क्रॉस चेकिंग करवाता है कि जो क्राइम सीन पे अन्य डीएनए मिले हैं उससे वो डीएनए मैच कर रहा है कि नहीं। सो वी डिड दिस। तो इसमें जो हमारे केस का सस्पेक्ट है, ही वाज आल्सो इन द फोर्थ लिस्ट, शिफ्ट होते होते फोर्थ लिस्ट तक आया था। एंड देन वी स्टार्टेड, फिर हमने जब हर सस्पेक्ट वर्क कर रहे थे तो इस पे भी हमने वर्क करना शुरू किया कि यार ये व्यक्ति कहाँ है, कहाँ का व्यक्ति है, कोई पहचान नहीं रहा है इसको, जिसकी शक्ल तक हमें बहुत सारे फुटेजेस में नहीं दिखी, कोई शक्ल हमारे पास एविडेंस नहीं है, सिर्फ उसके जूते और उसके कपड़े, उससे उसकी पहचान करवा पाना। तो हमने तो ये तक किया कि वहाँ जितने भी मोची हैं या जूते पे काम करते हैं, उन सबको जूते दिखा के ये पूछा कि भाई क्या ये जूते कोई सुधराने आपके पास आया है क्या, ऐसे तरह के जूते आपने किसी को पहने देखा है? क्योंकि आप कुछ भी करें, आप पॉलिश कराने के लिए जूते फट जाएंगे तो सुधराने के लिए मोची के पास ही जाते हो, अमूमन आप उन्हीं के पास जाओगे। तो सारे मोचियों को वहाँ जो पीछे रहते थे, जिन एरिया के थे, बस स्टैंड के पास जितने मोची समाज के लोग हैं, उनको जूते दिखा दिखा के ये जूते कोई को आपने पहने देखा है क्या। जितने सीसीटीवी फुटेजेस के बीच में वो जूते वाला व्यक्ति नहीं मिल रहा था, उन सबके घरों में जाके कि क्यों यार तुम्हारे जूते दिखाओ सबके, तो सबके हमने जूते की केसिंग करी। फिर उनका यार कि कोई ऐसे रिलेटेड जूते हमें मिल जाए, ये पता करने की कोशिश करी कि इस प्रकार के जूते किस एरिया के लोग, कई स्पेसिफिक जूते होते हैं। जैसे आप देखेंगे गांव में किसान लोग हैं, रबड़ के जूते पहनते हैं, रबर के वो आर पार वाले, yes, and this I learned while working in Naxal area. So Naxalites have a very specific trend of wearing shoes. नक्सल्स के जो जूते होते हैं वो बड़े स्पेसिफिक तरीके के होते हैं, वो काले रबड़ वाले जो स्पेसिफिक जूते होते हैं वो पहनते हैं, जिससे पानी में खराब नहीं हो। तो दिस आई लर्न देयर कि हर व्यक्ति का एक, जैसे आप जैसे शूज पहने, आपके ये शूज पहनने का आपका एक तरीका होगा, आप इसी तरह के स्पोर्ट शूज को इंक्लाइन रहोगे, उसी तरह को पहनोगे। मेरे शूज पहनने का पैटर्न अलग है, किसी और का अलग हो सकता है। जो व्यक्ति किसी स्पेसिफिक टाइप का काम करता है उसका अलग रहेगा। कुछ लोगों का रहता है कि मैं स्पोर्ट शूज पहनेंगे, कुछ होते हैं रबर बूट्स पहनते हैं, कुछ नॉर्मल काले जूते पहनते हैं, कुछ रबर वाले जूते पहनते हैं, कुछ हाट से खरीदते हैं, कुछ चप्पल पहनते हैं, कुछ चमड़े की चप्पल पहनते हैं। तो एक जनरल पैटर्न समझ में आता है, एज ट्रेंड समझ में आता है। तो वी स्टार्टेड वर्किंग ऑन दैट शूज कि ये शूज किसके पास है। हर व्यक्ति जो इस एज ग्रुप में हो सकता है, जो स्पोर्ट शूज या इस तरह के शूज पहन सकता है, उनको बुलाओ, उनकी पूछताछ करो कि भाई आपने ऐसे शूज देखे हैं क्या। कई हमें पता चला कि साहब इस क्षेत्र में ऐसे लड़के रहते हैं जो इस तरह के शूज पहनते हैं,
उनको बुलाया, उनसे पूछताछ, उनके शूज की क्रॉस चेकिंग की, भाई आप कैसे जूते पहनते हो, तुम्हारे जूते दिखाओ, सभी के जूते। तो लोगों को लग भी रहा था कि जूते क्या ढूंढ रहे हैं, मतलब पुलिस को आरोपी ढूंढना चाहिए और पुलिस जूते ढूंढने में लगी हुई है सबके, कि आप जूते ढूंढ के बताइए हमें कि जूते किसके पास हैं ऐसे। बट दैट वाज वन वे ऑफ ट्रेसिंग दैट पर्सन। इवेंचुअली जब हम उसको ट्रेस करते गए तो हमें पता चला कि वो व्यक्ति की मतलब 12 बजे हमें लोकेशन रात में एक और जगह ट्रेस हुई। देन इवेंचुअली जब उसको हमने फिर से ट्रेस किया तो 6 घंटा पहले एक बस स्टैंड में भरी उसमें एक ऑटो की हमें लोकेशन ट्रेस हुई। उस ऑटो में ना कोई नंबर प्लेट थी ना कुछ थी, तो हमारे लिए बहुत बड़ा टास्क था कि उस ऑटो को ढूंढें। उस ऑटो में एक ही चीज जो गिव अवे थी, उस ऑटो की सीट के नीचे एक ब्लू कलर की पट्टी बंधी थी। तो जितने भी ऑटो एसोसिएशंस हैं उनके पास जाके उनको वो फोटोज दिखा दिखा के कि भाई ऐसी कितने ऑटोज होंगे जिनकी सीट के नीचे ब्लू कवर लगा होगा, फिर उन लोगों को पूछना, उनको तस्दीक करना। देन वी फाउंड दैट ऑटो इन ब्यावरा, नॉट इन नरसिंहगढ़। हमें ब्यावरा में पता चला कि ऐसे कई ऑटोज हैं जिनके अंदर ये ब्लू सीट कवर लगता है। इवन जो लोग ऑटोज पे काम करते हैं, दुकान वाले, उनसे बात करी, क्योंकि कई बार रहता है कि आपके पास एक स्टॉक रहता है कि भाई मेरे पास काले कलर का सीट कवर है, ब्लैक कलर का है, तो आप उसी में से कस्टमर को दिखाते हो, वही वो लगाता है। तो ये पता करा कि भाई ब्लू कलर का सीट कवर का किसके पास बहुत ज्यादा स्टॉक है, तो हो सकता है वही अमूमन अधिकतर वो ब्लू कलर का सीट कवर लगा रहा हो लोगों को। तो उस ऑटो को हमने ट्रेस किया। देन ऑटो से हमें ट्रेसिंग पता चला कि साहब इस व्यक्ति को तो हमने कुरावर से बैठाया था। हम कुरावर गए, कुरावर से हमने ट्रेस किया तो वी वेंट टू शाजापुर। बैग पूरा उसका सीसीटीवी फुटेजेस ट्रेस कर करके कि ये व्यक्ति कौन है, हमारे पास कोई आइडेंटिटी नहीं है, हम सिर्फ जूते, कपड़े और शूज को लेकर ट्रेस करते जा रहे हैं कि व्यक्ति कौन है। देन इवेंचुअली जब हमें पता चला कि ये हो सकता है, एक सस्पेक्ट्स में था, मतलब हमारे तो सब सस्पेक्ट है जब तक हम लोग क्रॉस चेकिंग नहीं कर पा रहे हैं। उसके बाद पता चला कि वो व्यक्ति उज्जैन में हो सकता है। देन वी वेंट टू द उज्जैन रेलवे स्टेशन। उज्जैन रेलवे स्टेशन, महाकाल मंदिर, शिप्रा के तट, वहाँ पर जितने भी लोग हैं, जो गुरुद्वारे हैं, अन्य समाज की धर्मशालाएं हैं, उनमें जाके लोगों को कपड़े दिखाना कि साहब इस कपड़े का कोई व्यक्ति आपके पास दिखा है क्या, कोई मिला है क्या। कुछ लोग उसको पहचान रहे हैं कि साहब ऐसा कपड़े, आदमी को तो नहीं जानते पर ऐसा कपड़े का हो सकता है, तो फिर उनकी क्रॉस चेकिंग करना। तो कई बार लोग भी उसको वो करते हैं कि साहब ये हो सकता है, पर हमारा काम है कि उसको क्रॉस चेक करना, क्योंकि यदि वो व्यक्ति नहीं है तो वो गलत फंस जाएगा इस पूरे प्रकरण में। फिर जितने भी रेलवे स्टेशन पे प्लेटफॉर्म्स पे कैमरे लगे हैं उसको चेकिंग करना। वहां से हमें नेक्स्ट लीड मिली कि ही हैज मूव टू जयपुर। तो हम जयपुर रेलवे स्टेशन पहुंचे। अब जयपुर रेलवे स्टेशन इज ए बिग स्टेशन विद मोर देन 10 प्लेटफॉर्म्स, और मुझे लगता है डेली पैसेंजर लोड अगर लाखों में है तो उसमें से सस्पेक्ट को ढूंढ पाना और उसको ढूंढना। तो आरपीएफ के कैमरों को हम लगातार 3 दिन तक रिवाइंड कर करके, जितनी भी ट्रेन एमपी से आई हैं और प्लेटफॉर्म पे आ रही हैं, उन ट्रेन के टाइम पे उन प्लेटफॉर्म्स की फुटेजेस को हमने लेके बार बार रिविजिट किया कि कोई उतर तो नहीं रहा, कोई अगर उतर रहा है तो क्या उस फिजिक का, उस तरह के जूते पहना है क्या, अगर जूते पहना है तो मतलब दिख रहा है क्या, क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। वो ट्रेसिंग करने के बाद जब तक हम वैसे ही हम 70 घंटे लेट शुरू हुए हैं, 70 घंटे हम पीछे शुरू हुए हैं, और वो व्यक्ति जब हम उसको ट्रेस करते करते पहुंच रहे हैं वो हमसे वैसे ही 3 दिन 4 दिन 5 दिन आगे चल रहा है। जब वहां से ट्रेसिंग हुई तो वहां से पता चला कि मतलब वो एक प्लेटफॉर्म पे गया है, उस प्लेटफॉर्म से 10 मिनट बाद ही एक ट्रेन निकली जो प्रयागराज जा रही है। देन वी गॉट द नेक्स्ट लीड, तो हम प्रयागराज पहुंचे। अब प्रयागराज में जहां महाकुंभ में कैसे सर, मतलब महाकुंभ में करोड़ों की भीड़ में उस व्यक्ति को ट्रेस करना, मुझे लगता है दैट वाज वन टाइम वेयर आई फेल्ट दैट वी माइट हैव लॉस्ट हिम। मतलब मुझे सच में ऐसा लगा कि अब शायद नहीं मिल पाएगा, मतलब ये गायब हो गया व्यक्ति, क्योंकि इतने सारे सीसीटीवी फुटेज और कितना सारा मतलब मैनेजमेंट ही बिल्कुल दिमाग घुमाने वाली बात हो गई थी मतलब, और वो भी हमारा सस्पेक्ट था। वी वर नॉट श्योर दिस वाज वन पर्सन, हाँ वही है कि नहीं है, नहीं वी आर नॉट श्योर, पर हमें इसको क्रॉस चेक करना जरूरी है कि ये अगर क्रॉस चेक नहीं होगा तो बाकी जो हमारे क्रॉस चेक हो गए हैं, ये व्यक्ति अगर सस्पेक्ट क्रॉस चेक नहीं हो पा रहा है क्योंकि बाकी एलिमिनेशन हो गया है, तो फिर हमें फिर से नए सिरे से पूरी कार्रवाई करनी पड़ेगी कि भाई क्या चीज हो सकती है या क्या चीज हम कर सकते हैं। तो फिर वी वर फॉर्चुनेट, और मुझे लगता है कि कभी कभी भगवान आपका उस समय साथ देता है जब शायद आपको लगता है कि सब जगह अंधेरा छा गया है। प्रयागराज में वी गॉट वन हिंट, वहाँ पर हमारे कुछ बैचमेट्स हैं जो पोस्टेड हैं अभी प्रयागराज में, तो वी टुक देयर हेल्प। तो उनके यहाँ पर अच्छा सर्वेलेंस सिस्टम उन्होंने लगा रखा है, तो उस सर्वेलेंस सिस्टम से हमें पता चला कि हो सकता है कि मूवमेंट इधर की तरफ हुआ हो। प्रयागराज रेलवे स्टेशन से हमने कुछ फुटेजेस कलेक्ट किए। फिर द बिगेस्ट टास्क वाज, बिकॉज हमारे पास अनसर्टिनिटी थी, क्योंकि ये व्यक्ति ना मोबाइल फोन रखता है, इसके पास कोई टेक्निकल गैजेट्स नहीं है। लोगों के पास आज की दुनिया में लोगों को ढूंढना बड़ा आसान है, आपका मोबाइल फोन है, आप कभी ना कभी इस्तेमाल करोगे, हम आपको पकड़ लेंगे,
आज नहीं, कल नहीं, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद। पर जो व्यक्ति जिसके पास कोई बैंक अकाउंट नहीं, ऐसा व्यक्ति जिसके पास कोई मोबाइल फोन नहीं, ऐसा व्यक्ति जिसके पास कोई डिजिटल इक्विपमेंट नहीं, मतलब जो जिसका कोई डिजिटल ट्रेस नहीं है, उस व्यक्ति को 140 करोड़ की जनता में से ढूंढ पाना एक मतलब अनइमेजिनेबल टास्क है। लगता बड़ा आसान है कि आप उसको ढूंढ क्यों नहीं पा रहे हो, बट आप जिसका कोई ट्रेस नहीं और जो रन पे है, मतलब जो ऐसा भी नहीं है कि अपने घर आ रहा हो, वो तो उज्जैन से जयपुर, जयपुर से प्रयागराज निकल गया है। और उसको और उसके मन में भी मुझे लगता है ये डर तो कहीं ना कहीं उसको होगा कि पहले जब अब हमें पता चला उसकी बाद में हिस्ट्री जान के कि पहले वो घटना ऐसी कर चुका है, तो उसके मन में भी होगा कि यार थोड़े दिन तक तो मामला गर्म रहता है, थोड़ा दूर रहूंगा, ठंडा हो जाएगा तो कौन जानता है मुझे नरसिंहगढ़ में। ना नरसिंहगढ़ का वो रहने वाला, ना नरसिंहगढ़ में कोई बहुत बार आया, ना नरसिंहगढ़ में वो पहले कोई अभी रिसेंट हिस्ट्री में आया, ना विक्टिम के परिवार को जानने वाला। तो ऐसे व्यक्ति पे तो ना आप शक करने का आपके पास कोई कारण है, ना आप कभी सोचोगे कि ये व्यक्ति भी हो सकता है। देन प्रयागराज से मैं हिंट मिली तो हमने दिस इज वन थिंग दैट आई विल गिव क्रेडिट टू माय टीम कि जो काम मैंने तो सिर्फ मेरा तो काम होता था बताना कि हम ये करेंगे, बट उन लोगों ने जो किया है मुझे लगता है वो अभूतपूर्व था। मैंने तो अभी तक अपनी इन्वेस्टिगेटिव जर्नी में नहीं देखा। प्रयागराज से जितनी भी ट्रेन्स एमपी आ रही थी, हर स्टेशन पे हमारी एक टीम थी। आप शुरुआत करिए बीना से, बीना बड़ा स्टेशन पड़ता है, बीना, गंज बासौदा, विदिशा, विदिशा के बाद भोपाल, संत हिरदाराम नगर, रानी कमलापति, उज्जैन, अकोदिया, मक्सी, नागदा, शाहजहाँपुर, शुजालपुर, रतलाम, नीमच, सारी जगह पे हमारी टीम्स थी और जितनी भी वो आती थी हम उसको रेगुलरली चेक करते थे। जैसे मैं अभी आपको दिखा रहा था, एक कुछ फोटोग्राफ्स हैं, अगर आप चाहें तो मैं आपको एक बार दिखाना चाहूंगा कि जो हमारा डेली टास्किंग ये रहती थी, हमारा ऐसे जैसे डेली टास्किंग ये रहती थी कि हमारे शेड्यूल्स बनते थे कि कितनी ट्रेन्स हैं जिनका मूवमेंट मध्य प्रदेश की साइड हो रहा है, फिर कौन सी टीम है जो किस ट्रेन को कौन से प्लेटफॉर्म पे चेक करेगी। प्लेटफॉर्म पे चेक करना, ट्रेन जो है कहीं 5 मिनट रुक रही है, 10 मिनट रुक रही, तो इट वाज अ वेरी रिस्की टास्क फॉर अस आल्सो कि कई बार ट्रेन में टीम बैठी रह गई है तो उसको नेक्स्ट स्टेशन पे उतारना, फिर उसको कम्यूट कराना उसके प्रीवियस स्टेशन पे, या जो नेक्स्ट स्टेशन पे ट्रेन है उसको आगे वाले स्टेशन पे मूव करा देना, ये वाली ट्रेन को यहाँ उतार लेना। सो दिस इज व्हाट वी डिड एंड वी डिड इट फॉर इन 17 रेलवे स्टेशंस एंड वी डिड कंटिन्यूअसली फॉर 3 डेज। सर ये मैं दिखा सकता हूँ? हाँ आप दिखा सकते हैं, मतलब अगर कोई दिखाना चाहें तो। ऐसे रोज की हमारी टास्किंग होती थी। कुछ एक दो फोटोग्राफ्स और हैं जो रेलवे स्टेशन की हैं, अगर आप चाहें तो जी। जैसे कि रोज जब भी ट्रेन चेक होती थी तो उसके बाद वी यूज टू हैव अ डिजिटल डेटाबेस कि ये सारी फोटोज हैं, अगर आप बस यहाँ से स्क्रॉल करके दिखा देंगे तो उनको दिख जाएगा कि ट्रेन में कि भाई ये ट्रेन हमने चेक कर ली है, देन इट वाज आवर टास्क टू सी कि नेक्स्ट ट्रेन कौन सी आने वाली है, उसके लिए कौन सी टीम रेडी है। और रात दिन उन लोगों ने रह के ये काम किया है, तो मुझे लगता है ये टीम्स की एफर्ट है। इट इज नॉट माई वर्क, मतलब दे हैव डन इट, हम सिर्फ उनको दिशा दे सकते हैं, बट करना उन्हीं को पड़ता है, क्योंकि आप ये अज्यूम करते हैं कि जो आपकी टीम कर रही है वो ईमानदारी से अपना टास्क कर रही होगी, तभी आप एलिमिनेट कर पाते हैं। अगर आपको हर व्यक्ति पे ये रहे कि यार इसने शायद ईमानदारी से नहीं किया होगा, क्योंकि मैं देखता रहा जब मैं सुबह कभी कभी उठता था तो देख रहा हूँ रात में 2 बजे भी टीम्स के मैसेज पड़े हैं कि ये ट्रेन चेक हो गई है, कोई ट्रेन लेट हो रही है तो रात में 2 बजे आ रही है, 4 बजे आ रही है, 6 बजे आ रही है, उसकी चेकिंग करना। और पूरी टीम्स को जब हमने जयपुर और सब जगह से क्लोज किया, और आप ये सोचिए कि ट्रैवल कितना ज़्यादा है कि यहाँ से आप उज्जैन जा रहे हो, उज्जैन में 3 दिन पड़े हो, ना रहने का कुछ, ना रुकने का ठिकाना, क्योंकि आपको रेलवे स्टेशन पे चेक करना है तो आपको 24/7 रेलवे स्टेशन पर रहना पड़ेगा। आपको वैसे ही बन के रहना पड़ेगा जैसे में व्यक्ति, चाहे वो प्लेटफॉर्म पे सो रहा हो या आजू बाजू कहीं लंगर खा रहा हो, तो आप ये नहीं कर सकते कि हमने जाके चेक किया और घर आके सो गए और फिर जाके चेक किया। तो ये कंटिन्यूअसली मेहनत करी, मुझे लगता है कि शायद भगवान का परिणाम था और राजगढ़ की जनता ने जो भरोसा जताया था, मुझे लगता है कि ये इट वर्क फॉर अस इन आवर फेवर, क्योंकि हमें टाइम जरूर लगा। मैं उसके लिए सभी जानते हैं, मैंने उस दिन भी बोला था कि हमें समय जरूर लगा, पर जब हम इसको क्रॉस चेक कर पाए और हमें लगा, तब हमें लगा कि वी हैव गॉट द राइट पर्सन। तो मतलब पता कैसे चला एट द मोमेंट सर, क्या पूछताछ हुई होगी आपकी, और जब आपका और सामने वाले का सामना हुआ होगा तो आपके मन में क्या चल रहा होगा उस समय, क्योंकि
जनरली जैसे हम जैसे लोग सुनते हैं कि यार मेरे सामने आ जाता तो मैं तो खटिया खड़ी कर देता है या इस तरीके की चीजें कर देता, जो क्योंकि होता है सर कि कल से हमारी बेटी होती है या हमारा कोई राइट। पर्सन होता तो हम तो उसका गला घोट के वहीं निपटा देते उसको। आपके मन में कुछ ऐसा आया था उसको देख करके? क्या फीलिंग थी सर वो? यार एक मतलब ये बहुत मुझे लगता है ये एक एथिकल डिलेमा है जो हर अधिकारी कभी ना कभी फेस करता होगा, क्योंकि आप जैसा बोल रहे हैं इमोशनली तो हर व्यक्ति को ऐसा लगता है कि यार हमारे घर में भी फीमेल्स हैं। हमारे घर में नहीं पर हम परिवार में देखते हैं, परिवार में नहीं तो समाज में देखते हैं कि बच्चियों के साथ अगर ऐसा कोई करेगा, जिसको शायद अक्यूज्ड बोलना भी छोटा शब्द है, जिस तरह की हरकत है ये दरिंदा जिसे कहेंगे, जिसको सामाजिक लोग कह रहे हैं और वो ठीक भी है। तो ये ज़रूर कई बार ऐसे भाव आते हैं पर मुझे हमेशा से इस चीज़ का कन्विक्शन है, यदि वो सही आदमी आपने पकड़ा है और आपने सही और टेक्निकली साउंड तरीके से एविडेंसेस उठाए हैं, तो 100% लीगल वे में जाके इसको सज़ा दिलाई जा सकती है। मतलब मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन है लीगल फ्रेमवर्क में, और मैं कोशिश भी कर रहा हूँ, हमारी पूरी टीम भी कोशिश कर रही है कि जितनी जल्दी फास्ट ट्रैक कोर्ट्स के माध्यम से, एविडेंसेस के माध्यम से हम इसको सज़ा करा पाएँ। देखिए, यदि हमें खाना पूर्ति करनी होती, जिसे एक लोकल भाषा में कहते हैं, तो अमूमन एक बात चलती है कि साहब किसी को भी उठा के बना लेते, या एक जो आपके मन में भी शुरुआत में संशय था कि साहब आप किसी भी नशेड़ी को उठा के भी तो बना रहे होते, या हमें क्या पता, जैसा आपने बताया कई लोगों को शक है और होगा, और हर चीज़ को क्वेश्चन करना चाहिए। मैं कभी नहीं बोलता कि जो मैं बोल रहा हूँ वही परम सत्य है, या जो आपको मैं बता रहा हूँ वही इसमें सारी सच्चाई होगी। बट हमारे एविडेंसेस के हिसाब से, हमारी जो चेन ऑफ इवेंट्स बन रही थी उसके हिसाब से, आई एम एटलीस्ट 100% श्योर एंड विद फुल कन्विक्शन एंड विद फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी आई एम सेइंग कि वी हैव गॉट द राइट पर्सन। और मुझे उम्मीद है कि हम जब इसको कोर्ट में, न्यायालय के माध्यम से, न्यायालय के सामने हम पेश कर पाएंगे, तो शायद जिन लोगों के मन में थोड़े से संशय हैं, प्रश्न हैं, या उनको ऐसा लग रहा है कि पुलिस के द्वारा दबाव में आके या खाना पूर्ति करने के नाम पे किसी व्यक्ति को पकड़ के ले आए हैं और उसके ऊपर उसको आरोपी बनाया गया है, तो मुझे लगता है कि ये उस दिन शायद आपके मिट जाएंगे। और हमारा पूरा प्रयास है कि इसमें हम एविडेंस बेस्ड पे इसको कर पाएँ। हमने कई बार हिस्ट्री में देखा है, आपको जैसे पता होगा, हैदराबाद में हुआ था, कई ऐसी घटनाएं हुई, इवन निर्भया कांड, जो मुझे लगता है कि इंसिडेंट जो हुआ था, जो कि बहुत मतलब जिसने पूरे देश का दिल दहला दिया था, उसमें भी लीगल तरीके से गए तो मैक्सिमम पनिशमेंट जो है वो अक्यूज को मिली, कैपिटल पनिशमेंट। समय ज़रूर लगा, मतलब मैं आपकी बात से बिल्कुल वाकिफ़ हूँ, और अगर मैं एक आम नागरिक की तरह सोचूं तो ये ऐसी घटना है कि व्यक्ति को लगेगा कि इमीडिएट जस्टिस होना चाहिए, मन करता होगा ना इंस्टेंट रिजल्ट। के ठोक दे, मतलब ऐसा होता होगा ना एकदम। देखिए, खून खौलता इंस्टेंट है जस्टिस एकदम। नहीं, देखिए आप कोई भी मनुष्य है, यदि उसमें मानवता बची है तो उसका दिल में रोष, आक्रोश और एक गुस्सा तो रहेगा, इस प्रकार की घटना के लिए बिल्कुल रहेगा, मतलब ये वाजिब है। मैं आपको बोलूं कि नहीं रहता, या मैं बहुत कहूं तो मैं झूठ बोल रहा हूँ, सबके मन में रहता है। बट लीगल तरीके से, प्रोसीजरल तरीके से उस चीज को एक लॉजिकल एंड तक ले जाना हमेशा मुझे लगता है लॉन्ग टर्म सोसाइटी को बेनिफिट करता है। सोसाइटी के मन में लॉ और पुलिस के प्रति एक एक आस्था और एक विश्वास का भाव जगाता है। यदि मान लीजिए यही चीज किसी अन्य जिले में होती, फॉर एग्जाम्पल हम हाइपोथेटिकली बात करें, उसके साथ कुछ हो जाता, उसके साथ कोई घटना हो जाती, या वो शायद आज नहीं रहता, या जैसे आप बता रहे हैं किसी ने, भाई कोई पुलिस वालों का तो मन करता होगा, आप एज एसपी आप डरपोक हैं, मतलब अगर आप बोलना चाहें कि भाई आपने उसको, भाई कोई सी का तो मन करता होगा कि इसको गोली मार के ठोक दें। मुझे लगता है ठीक है कि उनके अलग तरीके हो सकते हैं काम करने के, बट उससे हमेशा एक जनता के मन में शक रह जाता कि शायद किसी भी इंसान को पुलिस ने सिर्फ आरोपी बताकर उसके साथ ये कृत्य कर दिया। और मुझे लगता है कि ये विश्वास को कम करता है। जनरली लॉन्ग टर्म में, शुरुआत में तो बड़ा हर्षोल्लास का माहौल रहता है, इससे खुशी रहती है, पर ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम ये प्रशासन के ऊपर विश्वास को कम करता है। और यदि हम लीगली साउंड वे में उसको सजा दिला पाते हैं, तो मुझे लगता है कि आपको भी जैसा विश्वास है और जैसे अन्य लोगों को भी विश्वास बढ़ेगा कि यार सही व्यक्ति पकड़ा गया। मतलब हमारा उद्देश्य या निर्णय ये होना चाहिए कि कोई और बच्ची इस व्यक्ति के चंगुल में ना फंसे। पहले भी जैसे जो अब हमें हिस्ट्री पता चल रही है कि 2003 में भी इसने घटना की थी इवेंचुअली, जिसमें इसको सजा हुई। 2014 की घटना थी जिसमें इसको सजा हुई। तो अब
हमारा और हम सबका संकल्प भी है, और हम जिस इंटेंशन से हमारी टीम एसआईटी बनी हुई है, क्योंकि इसमें बहुत पहले से हमने एसआईटी बनाई थी, बिकॉज इट नीडेड अ डेडिकेटेड टीम। क्योंकि रोजमर्रा की रोज की बहुत काम है जो आप कर रहे हैं, आप और हम, आप भी एक काम होता है फिर भूल जाते हैं, दूसरा काम करने लगते हैं, तीसरा काम आता है वो भूल जाते हैं, फिर नेक्स्ट काम करने लगते हैं, क्योंकि आपके पास डेली नए नए टास्क आ रहे हैं। पर जब तक, इसलिए हमने अभी भी इसमें एक डेडिकेटेड टीम बना रखी है, एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू माई आईजी, बिकॉज ही इज पर्सनली मॉनिटरिंग इट। इन्वेस्टिगेशन की हर एक बारीकी वो हमें समझा रहे हैं, हमें गाइड कर रहे हैं, इवन टू माई डीआईजी सर, बिकॉज उन लोगों ने हमें, हम पे एक तो भरोसा रखा। देखिए, इस समय यही वो समय होता है जब आपके वरिष्ठ अधिकारी, आपके जनप्रतिनिधियों को आप पे भरोसा रखना पड़ता है। और मैं इसमें सभी, मैं उनको अभी तक धन्यवाद नहीं दे पाया हूँ, बट सभी जो राजगढ़ के जनप्रतिनिधि हैं, मतलब उन लोगों ने हम पे और मुझ पे और हमारी टीम पे विश्वास रखा, ये एक बहुत बड़ी बात थी। क्योंकि इस समय आरोप प्रत्यारोप करना, किसी पे, किसी के ऊपर, किसी को वो बोलना कि भाई आप दोषी हैं, वो तो आसान रहता है। पर इस समय हमारे सभी जनप्रतिनिधियों ने, मतलब मुझे तो पर्सनली इस घटना को लेकर हर जनप्रतिनिधि के फोन आए और उन्होंने ये बोला कि आप ईमानदारी से कर रहे हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि आप निश्चित रूप से इसमें सफल होंगे। बिल्कुल सर, एक भरोसा बिल्डअप भी किया है आदित्य सर आपने। राजगढ़ के कई लोगों के से जब मैं भी पूछता हूँ कि यहाँ पर चोरी हो गई, मुझे भी इवन कॉल करते हैं कि आप आओ यहाँ पर। मैंने कहा कि एसपी सर जो है बड़े खतरनाक आए हैं, निपट लेंगे वो। अब भरोसा रखो, टाइम लग सकता है, लेकिन वो, ये भरोसा आपने बिल्डअप किया है सर, उसके लिए तो वाकई में मैं दिल से थैंक यू बोलना चाहूँगा आपको। देखिए, जब ये मतलब जनता एंड पुलिस इज अ टीम, मतलब जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि प्रेस इज माय लेफ्ट हैंड, माय ऑफिसर्स आर माय राइट हैंड। सो इफ माय लेफ्ट हैंड विल नॉट गिव मी इंफॉर्मेशन, आई कांट डू एनीथिंग। मतलब हो सकता है कुछ लोग नीचे भी कभी कभी, मैं तो ये नहीं बोलता कि सारी चीज़ एकदम सुधर जाएगी हमेशा, पर हम हमेशा बेहतर की तरफ प्रयास कर सकते हैं। तो जैसा आपने बताया कि जनता भरोसा करने लगी है प्रशासन पे, कि जनता को ये ज़रूर, हम, मुझे बहुत खुशी है, इवन नरसिंहगढ़ वालों ने भी, सब लोगों ने आके हमसे मिले, हमसे बात करी, पर सबने हमें ये बोला कि सर आप लोग मेहनत कर रहे हो, हम भगवान से मनाएंगे कि आपको सफलता मिले। सो दैट इज़ वन थिंग। मुझे लगता है कि ये एक साफ प्रशासन की एक अच्छी, जैसे आप कहते हैं ना, एक की मजबूत रीढ़ की हड्डी है, कि हमारे पास चुनौतियाँ आती हैं, और हमारे, क्योंकि जिले में कड़िया सांसी हैं, ये हैं, हमें रोज़ एक नई चुनौती का वो करना पड़ता है। इससे पहले ब्यावरा में घटना हुई थी, बट जो आप बता रहे हैं और प्रेस का हमें जो सपोर्ट है कि आप लोग मेहनत कर रहे हैं, आप कुछ ना कुछ सही नतीजे पे ज़रूर पहुंचेंगे। दैट इज़ वन थिंग जो मुझे लगता है कि बाय गॉड्स ग्रेस वो हमारे सभी, और इट मोटिवेट्स अस। मतलब मैं आपको सच बता, पर्सनल मेरा एक ये सवाल था कि इस तरह की जो आरोपी जब पकड़े जाते हैं तो उनको पुलिस रिमांड पर लेती है या फिर कोर्ट के हवाले छोड़ती है बस? नहीं, हमने तो, वी टुक हिम फॉर रिमांड फॉर, आई थिंक ही वाज इन आवर रिमांड फॉर 5 डेज, एंड आफ्टर दैट बीएनएसएस में जो नए अभी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आई है, इसमें एक बड़ा स्पेशल प्रोविजन है जो हमारे लिए बहुत हेल्पफुल है, एंड वी वर रिक्वेस्टिंग फॉर दिस प्रोविजन फॉर लास्ट मे बी 10-20 ईयर्स, कि ये होना चाहिए। कि जो पुलिस रिमांड का समय है, एक तो वो समय में पहले ये होता था कि आप शुरुआत के, जब आपने अरेस्टिंग की है, उसके इन्वेस्टिगेशन के 15 डेज के विद इन ही रिमांड ले सकते हैं। अब बीएनएसएस ने इस प्रावधान को बदल दिया है। उसने ये लिखा है कि पुलिस जब भी चाहे, उसमें कुछ टाइम लिमिट्स डिफाइंड हैं, कि विद इन फर्स्ट 45 डेज या फर्स्ट 60 डेज में आप उनकी रिमांड ले सकते हैं 15 डेज तक। तो अभी इनिशियली 5 डेज तक हमारे पास थी, फॉरेंसिक एविडेंसेस की जांच चल रही है, जो चीज़ उसके मेमोरेंडम में आई है, जिनके सीजर होने थे, दे हैव बीन सीज्ड। आज भी उसमें इन्वेस्टिगेशन में कुछ कार्रवाई चल रही है, जैसे आइडेंटिफिकेशन परेड्स रहती हैं, वो सब चल रही है। वो होने के बाद हमें ज़रूरत पड़ेगी तो विल अगेन टेक हिम ऑन रिमांड, और रिमांड पे लेके हमारा ये रहेगा कि जितने भी इस तरह की चीज़ें हैं, ये जो हमारे केस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एविडेंसेस हो सकते हैं, उनको वो करें। इसमें एक जो आपके साथ बातचीत करके ही मुझे याद आया था, एक बहुत इंपॉर्टेंट पहलू डीएनए क्रॉस रेफरेंसिंग का। जी जी। उसमें ये ज़रूर हमने किया है कि जो सस्पेक्ट था, अभी अक्यूज था, इसका डीएनए हमने प्रिजर्व करके जो हमारी स्टेट फॉरेंसिक लैबोरेटरी रहती है, उसमें प्रिजर्व करवा दिया है। तो वहाँ प्रिजर्व होने से एक फ़ायदा रहता है कि इस प्रदेश में या अन्य ऐसे कोई भी अनसुलझे मामले जहाँ पर मेल डीएनए प्रोफाइल मिली होगी, वो लोग आके इसको चेक करवा सकते हैं सॉफ्टवेयर के माध्यम से कि क्या इस व्यक्ति का उसमें कोई रोल तो नहीं है। कई ऐसे केसेस रह गए होंगे जो शायद जिसमें ये कभी पकड़ा नहीं गया, या जिसमें जिसके बारे में पता नहीं चला या कोई हिंट नहीं मिली, पर उसमें भी बच्चे के साथ घटना हुई थी। एफआईआर, कई बार ऐसी एफआईआर आती हैं जो शायद अनट्रेस रह जाते हैं,
बच्चियों के साथ ऐसे केसेस। तो हमने इवन वी हैव रिक्वेस्टेड द डायरेक्टर एफएसएल सर आल्सो एंड ही हैज टेकन इट अप वेरी सीरियसली कि जितने भी ऐसे मामले हैं जहां पर भी पूरे प्रदेश में जिनमें इस तरह की बच्चियां हैं जिनके साथ कभी घटना हुई थी और वो अनट्रेस्ड रह गए हैं, उसमें डीएनए मेल प्रोफाइल मिला है, तो जो अक्यूज्ड की मेल प्रोफाइल है उससे उसको क्रॉस चेक करा सकते हैं। यदि इसका वहां पर भी मतलब यदि इस व्यक्ति का रहा है तो देन वो भी रिमांड में ले सकते हैं। तो दिस इज वन थिंग दैट वी आर ट्राइंग टू डू। क्या बात है सर, थैंक यू सर। मेरा एक लास्ट है, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। आपके डिपार्टमेंट का ही सवाल था मतलब पुलिस प्रशासन के लोग दबी सी आवाज़ में बोलते हैं कि सर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं, गाली गलौज भी करते हैं हमारे साथ नहीं, मैं स्ट्रिक्ट हूँ, ये बात बिल्कुल सही है। गाली गलौज नहीं करता पर डांटता जरूर हूँ, मतलब। और मुझे लगता है कि डांट भी सिर्फ गलत कामों के लिए। मेरा कोई पर्सनल एजेंडा किसी पुलिस वाले से नहीं है। आप कितने भी लोग जो भी आपको हमारे सबऑर्डिनेट ऑफिसर मिलेंगे, आपको कोई ये नहीं बोल सकता कि हमसे कोई पर्सनल काम लेते हैं। माई ओनली थिंग इज दैट जो आपको प्रोफेशनल वर्क दिया गया है, यू गिव योर 100%। आई एम नॉट सेइंग आपको सब कुछ आएगा, मैं नहीं बोल रहा हूं कि आपको सारी चीजें आ जाएंगी या आप सारी चीजें कर पाओगे, बट जस्ट गिव इट योर बेस्ट। मतलब मुझे और हम सबको ही लगना चाहिए कि यार हमने अपना बेस्ट दिया। देखिए साहब, हर बार हम सफल हो जाए ये जरूरी नहीं है। कई केसेस में हम भी नहीं सफल हो पाते और मतलब लॉजिकली नहीं हो पाता। 5% ऐसे केस स्टैटिस्टिकली रहते हैं जो नहीं हो पाते, बट एटलीस्ट हमारे मन में ये होना चाहिए कि जिस ईमानदारी से हमने इसमें प्रयास कर सकते थे उससे हमने प्रयास किया। मेरी किसी से कोई ना मेरी आपने देखा होगा यहाँ पर पहले मतलब कभी रहा होगा, मेरे तो कोई पोस्टिंग ट्रांसफर को भी नहीं है। आपको जहां पोस्टिंग चाहिए वहां लो, सिंपल पॉलिसी है। आपको जो पोस्टिंग चाहिए अपनी लास्ट 3 पोस्टिंग्स लिख जाइए, प्रेफर्ड 3 पोस्टिंग्स लिख जाइए, वैकेंसी रहेगी, आपको किसी से बोलने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली ट्रांसफर लिस्ट में ट्रांसफर हो जाएगा। आप जहां रहो मन से काम करो यार। मुझे नहीं चाहिए कि मैं आपको एक्स थाने में रखूं, फिर आप वहां पर परेशान हो रहे हो, रोज रो रहे हो, फिर कि मैं कैसे करूंगा, वैसे ही आप काम नहीं कर पा रहे हो। इससे बेहतर तो मैं आपको ऐसे थाने में रखूं जहां आप रहना चाहते हो, तो कम से कम वहां पर आप अपना 50% 100% दोगे। तो जो छोटी छोटी चीजें हैं दैट वी, जैसे एक अमूमन शिकायत आती थी सब छुट्टियां नहीं मिल पाती। आई एम कंप्लीटली लिबरल। आप किसी से भी पूछ लीजिए, मेरे ऑफिस में एक छुट्टी मेरे तक नहीं आती अप्रूव होने के लिए। एवरीथिंग इज डिसेंट्रलाइज्ड। किसी व्यक्ति को एसपी से छुट्टी लेने की जरूरत नहीं है। आपकी छुट्टी की पात्रता है, आपको छुट्टी का आपने आवेदन किया, विद इन 2 डेज टाइम लिमिट फिक्स्ड है। अगर टीआई साहब से आपकी हो सकती है, किसी जूनियर अधिकारी की, एसएचओ हैज द पावर टू गिव, मैंने सारी पावर डेलीगेट कर दी है। उससे ऊपर की छुट्टी है, एसएचओ उसको जाना, एडिशनल एसपी कैन गिव। ओनली केसेस जहां पर मैंडेटरी है कि मुझे छुट्टी देनी है, वहां पर आती है। एक व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो आपको जिले में बोल दे कि सर हमारी छुट्टी काट दी। आपने 15 दिन मांगी, मैं 20 दे दूंगा। छुट्टी जाओ, छुट्टी करके आओ, पर काम अच्छे से करो। जब आके करो तब ईमानदारी से, मेहनत से करो। जनता में ये फीलिंग आनी चाहिए कि प्रशासन हमारे लिए है। आप कब आता है कोई व्यक्ति पुलिस के पास, कब आता है, मतलब जब आपने भी देखा होगा, जब वो हर जगह से निराश हो जाता है, उसको कोई रास्ता नहीं दिखता, वो अपने परिजनों के पास चला जाता है, उसको समझ में नहीं आता, दोस्तों के पास चला जाता है, समझ में नहीं आता, सामाजिक तौर पे चला जाता है, समझ में नहीं आता। तो ऐसा व्यक्ति यदि आपके पास आ रहा है और यदि आप उससे भी कोई गलत अपेक्षा रख रहे हो, तो गुस्सा वाजिब है। मुझे लगता है कि मेरा गुस्सा कोई पर्सनली किसी व्यक्ति से नहीं है कि यार तुम ऐसे हो इसलिए मैं तुम पे गुस्सा करता हूं। मेरा ये है कि यदि मुझे पता चलेगा कि आप गलत काम का साथ दे रहे हो, आप इलीगल एक्टिविटीज में आपका कोई भी हैंड इन ग्लव है, आई डोंट लीव देम। मतलब मेरा उस चीज के लिए, मतलब जैसे आप बोलते हैं मेरी बहुत गंदी इमेज है, गलत इमेज है, और शायद लोग मुझे घटिया भी समझते होंगे। नहीं नहीं नहीं, गलत इन द सेंस बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं आप। तो पुलिस वाले भी बोलते हैं कि सर को थोड़ा बोलना हमारी तरफ से, मैं नाम तो नहीं बताऊंगा, लेकिन थोड़ा हम्बल रहे हमारे प्रति, हम भी इंसान है, मशीन तो है नहीं। नहीं देखिए, मैं किसी से भी, आप ये पूछ लीजिएगा, मैं किसी से भी उनके ड्यूटी आवर्स के अगेंस्ट काम नहीं मांगता हूँ। मतलब आई हैव जीरो पर्सनल एजेंडा इन दिस डिस्ट्रिक्ट और इन एनी पोस्टिंग्स व्हाटसोएवर। बट मेरा ये है कि जब आपकी, देखिए साहब, हीरे की अहमियत तभी पता चलती है जब उसको तपाया जाता है। तो जब मुश्किल आ रही है जिले पे, जब जिले वासियों को आपकी जरूरत है, यदि उस दिन आप ये सोचोगे कि आज हम मेहनत नहीं करेंगे, तो गलत है। मतलब यदि कोई नरसिंहगढ़ जैसी घटना या कोई बड़ी घटना हो जाती है, ब्यावरा में घटना हो जाती है, उस दिन आपकी अहमियत है ना। जब जिले को आपसे आशा है
कि आप सामने आओगे, लीड करोगे, फिर आप हमें क्यों लीडर बोल रहे हो? भाई फिर हमारी जरूरत नहीं है, फिर इन ऑफिसेज में किसी अधिकारी की जरूरत नहीं है, आप किसी को भी बैठा दो जो हो सकता है। क्यों हमें उस रिगरस ट्रेनिंग प्रोसेस से निकाला जाता है? क्यों हमें इतने टफ एग्जाम से गुजारा जाता है? इसलिए ना कि उस समय आपको अपना बेस्ट देना है जब सब हार मान चुके हो। तो साहब, और ये मैंने देखा है, आप, मुझे नहीं पता कि आपको किन्होंने बोला, बट आप अगर यदि जो हमारी टीम के हार्ड वर्कर्स हैं, मेहनत करते हैं, आप उनको देखेंगे, वो खुद बोलते हैं जो सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन है। देखिए, नौकरी तो वो बहुत सालों से कर रहे हैं, आप उनसे ये पूछेगा कि उनको सेटिस्फैक्शन कि यार मैंने आज अपनी वर्दी का मान रखा है, आज मैंने जो मुझे जिस चीज के लिए वर्दी मिली थी, आज मैंने इसका सम्मान कमाया है। जब आप उसके बारे में उनसे पूछिएगा तो आपको डिफरेंस पता चलेगा। आज तक जहां अमूमन ऐसा होता था कि सब बोडा में, कड़िया में लोग नहीं जाते हैं, घुसते नहीं हैं, आज आप बोडा थाने किसी भी अधिकारी कर्मचारी से पूछिए, अकेला कड़िया सांसी में अगर नहीं जाके दिखाया आपको, तो आप मेरा नाम बदल देना। पहले पत्थर पड़ते थे, पहले अभी भी होता है, कभी भी अभी भी होता है, मैं नहीं मना कर रहा कि 100% इंसिडेंट हो गया, बट इवेंचुअली चेंज हुआ है। लोगों को गर्व है, कड़िया के मैक्सिमम 80% लोग अच्छे हैं, जिनको गर्व है, जो पुलिस से आज अपने आप को रिलेट करते हैं। आप देखेंगे, दूधी एक ऐसा गांव माना जाता था जहां लोग कभी नहीं जाएंगे, जब दबिश होगी तो 200 लोग जाना चाहिए, 200-250 लोग नहीं जाएंगे तो भाई पुलिस पे मतलब पुलिस पे वार हो जाएगा। अब आज देखिए, उसी दूधी के 25-30 लोग जो मुख्य धारा से जुड़ना चाहते हैं, खुद आके सरेंडर कर रहे हैं। आप थोड़े दिन पहले वीडियोस शेयर हुए होंगे, मैं आपको भी देता हूं, कड़िया सांसी के लोग जो अमूमन सालों से चोरी कर रहे हैं, उन लोगों ने रिक्वेस्ट की है कि हम सरेंडर करना चाहते हैं, हम चोरी की दुनिया से बाहर निकलना चाहते हैं, हमारा सरेंडर एक्सेप्ट करिए। बिल्कुल, वो वीडियो देखा है सर मैंने। तो मैं यही आपको बता रहा हूं कि देखिए साहब, डिफरेंसेस, आपको मेहनत तो एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी अगर आप चाहते हैं कि आप एक्सेल करें। देखिए, मेरा सिर्फ ये है कि यहाँ की जनता में जो आप बोल रहे थे ना, कि एक विश्वास बना रहे कि प्रशासन हमारे लिए है, प्रशासन हमारे लिए काम करता है। समय लग सकता है, पर ईमानदारी में और मेहनत में ये पीछे नहीं है। तो मुझे लगता है कि इसके परिणाम भी हमें देखने मिल रहे हैं। लास्ट ईयर आवर रिकवरी वाज मोर देन 35 करोड़, जो राजगढ़ के इतिहास में आज तक कभी नहीं हुआ है, पहली बार। और उन्हीं कड़िया गांव से, उन्हीं पुलिस फोर्स से, उन्हीं जवानों से हमने वो करके दिखाया है। यही जवान 20 साल से पोस्टेड है, कोई जवान तो मैं नए लाया नहीं। तरीका क्या था सर, ये कड़िया सांसी वाला, गुलखेड़ी वाला, हुलखेड़ी वाला, और जो ये दूधी में जो दूधी वाला है, तो क्या तरीका है कि इन गांवों को सुधार की तरफ आप लेकर आए? क्योंकि पुलिस के डंडे खाने के तो आदी हो चुके हैं। देखो, मैं भी ऑनेस्टली बोलता हूँ, ये लोग ट्रेनिंग भी देते हैं पर्सनली कि आपको पुलिस इससे ज्यादा गंदा नहीं मार सकती, ये तो बच्चों को भी ट्रेनिंग दी जाती है। तो आपने कौन सा तरीका आजमाया कि ये लोग सुधार की तरफ बढ़े हैं? मैं एक चीज आपको जरूर बताऊंगा, जैसे आप बोल रहे थे, चोरों में भी एक चीज का विश्वास है। आप चाहें तो आप कड़िया में जाके पूछ लीजिएगा, मेरा आपको रिक्वेस्ट रहेगा, कोई भी चोर आपको ये नहीं बोल सकता कि हमें किसी फर्जी केस में पुलिस ने उठाया, या हमें हम पे कोई फर्जी केस बना दिया। जो है, मतलब हम एविडेंस दिखा के उठाते हैं, और उठाएंगे तो फिर छोड़ते नहीं है, फिर तो वो बकायदा कोर्ट में जाएगा और कोर्ट ही से फिर उसका निकाल होगा। बट जो कभी कभी हो जाता है, कभी कभी हम हैपेजार्ड एक्शंस करते हैं कि ये हो गया, वो हो गया, फलाना ढिमका हो गया, और हम पे गलत केस बन गए, ये वो। हमें बहुत पत्थर चले, हमारी रोज हाई कोर्ट में वी आर फेसिंग सो मेनी पिटिशंस, यू कांट इवन, मतलब आपको लगता होगा, आपको कभी दिखा देंगे तो आप बोलोगे कि साहब आप क्यों इतनी गाली भी खाते हो और काम भी वहीं करते हो जाके। मतलब हम तो दोनों तरफ से ही हमें बैलेंसिंग करना है। रोज कड़िया वाले या सांसी वाले या दूधी वाले हमारी पिटीशन लगाते हैं कि पुलिस ने ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, ये कर दिया, और वहीं 10 जगह से फरियादी हमें थैंक यू बोलते हैं कि सर हमें उम्मीद नहीं थी कि आप, मतलब हमारी 100%, मतलब आवर टारगेट हैज बीन कि वी विल, अगर किसी भी प्रदेश में, किसी भी जिले में अगर चोरी हुई है तो उनको पॉजिटिवली भी, देखिए सब कुछ अपनाना पड़ता है, साम दाम दंड भेद, ये अर्थशास्त्र ने बताया है कि हर व्यक्ति के लिए ये नीति होती है। मतलब ये राजनीति कहते हैं इसको, कि भाई राज्य को शासन करने के लिए आपको सारी चीजें अपनानी पड़ती हैं, लोगों को पॉजिटिव वो भी देना पड़ता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, आप जरूर वो जाके करिएगा। इसी दूधी समाज के लोग जो कभी, जिनको नेगेटिविटी से जोड़ा जाता था, आप बाहर जाएंगे तो आप देखेंगे हमारा जो कंप्लेंट काउंटर है, वहां पर आप 2 लोग आपको बैठे मिलेंगे, मानसी और वो, आप उनसे बात करिएगा। वो इसी दूधी समाज के, दूधी गांव के रहने वाले कंजर लोग हैं, और पिछले 5-6 दिन से, अभी जब से हमारे एसपी ऑफिस में जुड़े हैं इंटीग्रेट, मुझे भी लोगों ने बहुत बोला, अरे साहब आप
ये तो क्रिमिनल लोग हैं, आप इनको एसपी ऑफिस में ही बैठा रहे हो, आपकी सारी गोपनीयता भंग करेंगे, आपके बारे में दुनिया को बताएंगे, पुलिस की पूरी गोपनीयता भंग करेंगे, सब कुछ करेंगे। बट फिर भी माई कन्विक्शन इज दैट इफ यू गिव पर्सन अ चांस टू इम्प्रूव, ही विल इम्प्रूव। तो आप एक बार चाहेंगे तो मैं एक बार आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप एक बार जरूर उनसे बात करते जाना कि मतलब उनका, मतलब मैं चाहता हूं कि वो हमारे रोल मॉडल बने, मतलब दे शुड बी आर एम्बेसडर्स, कि वो अपने गांव में जब वापस जाएं तो बोलें यार इतने भी गंदे नहीं है एसपी साहब, जितना उनके बारे में बताया जाता है। जितना बताया जाता है उतने भी घटिया इंसान नहीं है वो। बट मैं फिर भी, अगर आप बोल रहे हैं तो मैं ज़रूर इस पे विचार करूंगा और वो भी करूंगा। बट मैं तो अपनी टीम के वर्क से बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ, क्योंकि मैंने अभी देखा है जो हमारे यहाँ काम कर रहे हैं, दे आर डूइंग एक्सेप्शनली वेल। यही वो टीम थी पुरानी जो शायद कभी ऐसा लगा हो, जिन्होंने पहले भी अच्छा काम किया और अभी भी अच्छा काम कर रहे हैं। और हमारी टीम, हो सकता है कि मैं काम ज़्यादा लेता हूँ, ये बात सही है, बट ये चीज़ है कि मैं जब उनको छुट्टी, उनको परिवार के साथ समय, जैसे एक आप ही ने मुझे ऑर्डर भेजा था, मेरा ही ऑर्डर था कि आपको अपने बच्चे का जन्मदिन हो, आपकी बिटिया का जन्मदिन हो, आपकी वाइफ का जन्मदिन हो, आपकी एनिवर्सरी हो, ऑटोमेटिकली आपको छुट्टी गारंटीड है। आपको किसी से पूछना नहीं है, आप अपने रोजनामचे में एंट्री करिए कि भाई मेरे बच्चे का जन्मदिन है, मैं छुट्टी पे जा रहा हूँ, प्रोवाइडेड सिर्फ 2 ही जन्म, मतलब 2 ही बच्चे, क्योंकि सरकारी नीति के अनुसार जो हो सकता है, तो 2 बच्चों के लिए वो अलाउड है। और मैं सबको बोलता हूं कि आप यूज करो उसको। आप ये सोचते हो कि हम भविष्य में बाद में कर लेंगे, वो दिन, उस दिन की अहमियत है कि आपका उस दिन बच्चे का बर्थडे है, वो बड़ा हो रहा है, वो नए ईयर में पहुंच रहा है, आप उसका सेलिब्रेट करो। तो मैं काम जरूर ज्यादा लेता हूं, पर कोशिश करता हूं कि जनता के हित का काम रहे, कोई उसमें मेरा पर्सनल एजेंडा नहीं है। और सभी अधिकारी कर्मचारियों से भी अगर उनको बुरा भी लगा हो तो मैं भी उनसे रिक्वेस्ट भी करूंगा और ये भी बोलूंगा कि मेरा कोई उनसे इस प्रकार का एजेंडा नहीं है। बट ये है, और मेरे बहुत सारे अधिकारी कर्मचारी, जैसे मैंने एक एग्जाम्पल अभी दिया था, चाहे वो एसडीओपी नरसिंहगढ़ हो, एसएचओ नरसिंहगढ़ हो, एसएचओ कुरावर संगीता, मतलब शी हैज वर्कड डे एंड नाइट फॉर दिस केस। मतलब मैं आपको बता नहीं सकता, उसको टाइफाइड था, उसको टाइफाइड के इंजेक्शन लग रहे थे, फिर भी वो जाके पूरी फॉरेंसिक टीम को लीड करना, उसकी विवेचना करना। सब इंस्पेक्टर जितेंद्र अदनारे साइबर टीम में है, मतलब मुझे लगता है रात में 2 बजे वापस आता था, सुबह 6 बजे वापस नरसिंहगढ़ जाता था, वहां पर एविडेंसेस कलेक्ट करता था। एएसआई शादाब खान, मतलब ये ऐसे लोग हैं जिनके मुंह पे आपको नाम रट जाते हैं। हेड कांस्टेबल दीपक, हेड कांस्टेबल अपना सचिन, सुनील, मतलब ये ऐसे लोग हैं जिनको आप काम करते देखते हो, जिनको आप देख रहे हो कि यार ये कितनी मेहनत कर रहे हैं। तो जब सब ऐसे लोग आपके साथ काम कर रहे हैं तो आपको मोटिवेशन ऑटोमेटिकली रहेगा। बोडा में हमारे थाना प्रभारी भी सब इंस्पेक्टर धर्मेंद्र शर्मा, आप उसको रात में 12 बजे रेड करने के लिए बोलो, आप सुबह 6 बजे तक रेड की पूरी तैयारी करके रेड करेगा, वापस लेके आएगा, रिकवरी कराएगा। सब इंस्पेक्टर रमेश जाट, मतलब ये ऐसे लोग हैं जो, यही टीम है। मतलब मुझे लगता है कि इनको बुरा लगता होगा कि साहब हमसे बहुत काम कराते हैं, बट ये एक्सेल कर रहे हैं। मतलब मेरी इनसे अगर 50 मतलब 100% की उम्मीद थी,